नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बीमार माँ को देखने आई बेटियों ने जब भाभी को बनाया नौकरानी तो माँ ने ऐसा क्या किया कि बेटियों को दिन में तारे दिख गए। बड़ा बेटा सूर्यकांत की शादी कर जो बहू लाई है शांता देवी, वह मात्र 16 वर्ष की है। गरीब परिवार की लड़की है बहू उर्मिला। दो देवर तथा 3 नंदों से भरा पूरा परिवार ससुराल में आकर एक कमरे में दुबक कर बैठी हुई है डर से। एक तो नई जगह, ऊपर से इतना बड़ा घर। मायके में तो झोपड़ी नुमा एक छोटा सा रहने लायक मकान है। ससुराल का इतना बड़ा मकान देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रिश्तेदारों का जमावड़ा अभी लगा हुआ है। सब हंसी ठठोली कर रहे हैं किसी बात को लेकर, पर उर्मिला का मन डरा हुआ है। जुबान पर जैसे ताला लगा हुआ है। उसे लग रहा है कहीं कुछ गलत शब्द मुंह से निकल गया तो सब हंसेंगे मुझ पर और क्रोधित भी होंगे। बड़ी ननद सीता खिलखिलाती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर उर्मिला और दुबक गई। उसने आकर कहा, क्यों भाभी, इतनी दुबकी हुई क्यों बैठी हो? बात भी नहीं कर रही हो, ऐसी बैठी हो जैसे कोई मूर्ति रखी हुई है। इतने में मझली ननद मीता आ धमकी और हंसते हुए कहा, अरे नहीं दीदी, हम लोग शेर हैं, इसलिए हम लोगों से डर कर दुबक गई है। सब हंसी ठिठोली में लगे हुए हैं। शादी वाला घर है, सब मस्ती के मूड में है, पर बेचारी उर्मिला के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। एक तो इतनी छोटी उम्र, ऊपर से नया नया घर, सब अजनबी हैं उसके लिए। मीता ने आकर उर्मिला का घूंघट उठाया तो वो डर के मारे सिमट गई। उसका मुकड़ा उठाया तो देखा आंखें भीगी हुई है। अरे अरे, रो मत भाभी, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हमसे डरो मत। आपको अच्छा नहीं लगता तो चलो मजाक नहीं करेंगे आगे से। हमारी भाभी हो, थोड़ा मजाक करने का हक तो बनता ही है हमारा। नीता ने गंभीरता का नाटक करते हुए कहा और दुपट्टे से मुंह दबाकर हंसे जा रही थी। छोटी ननद गीता 10 साल की है, उसे हंसी ठिठोली सूझता नहीं। बहनों को भाभी का मजाक उड़ाते देखा तो उसके पास जाकर बैठ गई और कहा, क्यों मेरी भाभी को परेशान कर रही हो दीदी? लो आ गई भाभी की चमची, सीता ने हंसते हुए कहा। अभी से यह हाल है सीता दीदी, देखो आगे आगे क्या होता है, मीता ने जवाब दिया। रुक जाओ, अभी माँ को बताती हूँ, तुम दोनों बहुत शैतान हो। और वह गुस्से में उठकर चली गई। छोटी ननद गीता उर्मिला की बहुत अच्छी सहेली बन गई। वह उसी के साथ घुल मिल कर रहती है और उसके साथ ही बात करती है। भाभी का प्यार पाकर गीता भी बहुत खुश है। उसको तो लग रहा है जैसे उसको कोई सहेली मिल गई है। बड़ा देवर सुमित शहर में नौकरी करता है। छोटा देवर नवनीत कॉलेज में पढ़ता है। बड़ी ननद सीता 12वीं में पढ़ती है और मझली मीता 10वीं में पढ़ती है। सीता की शादी की कई जगह बातें चलाई तो रिश्ते आ रहे हैं। कोई ढंग का लड़का मिले तो शादी पक्की हो जाएगी उसकी। ससुर विनय कुमार पड़ोस के गांव में स्कूल मास्टर हैं। स्कूल जाने से पहले उनके लिए चाय नाश्ता तैयार करना, फिर दोपहर का खाना टिफिन में भर कर देना, यह सब जिम्मेदारी अब उर्मिला पर आन पड़ी है। नन्ही सी जान है, पर गरीब घर का होने के कारण माँ ने सब काम सिखाया है उसे। शांता देवी दिन भर पूजा पाठ में ही लगी रहती हैं। पहले तो घर का काम कर लेती थी, पर बहू आ जाने के बाद तो रिटायर हो गई हैं। पूजा पाठ से कभी फुर्सत मिले तो उर्मिला के साथ मुंह चला लेती हैं। हाथ पाँव तो चलाती नहीं है तो मुंह तो चलाना ही पड़ेगा। बहू के किसी काम से कभी खुश नहीं होती हैं। अरे तुमने यह क्या कर दिया, यह क्यों नहीं किया, यह चीज़ ऐसी नहीं बनानी थी, यह चीज़ ऐसी बननी थी। आज दाल में ज़्यादा नमक है तो आज मोटी रोटी बना दी। आज नहाने का पानी ज़्यादा गर्म कर दिया, इसमें और ठंडा पानी मिला दो। आज चाय अच्छी नहीं बनी, इसमें शक्कर ज़्यादा है, कल से कम शक्कर डालना। दुनिया भर की शिकायतें बहू से रहती है। बहू बेचारी क्या करती, सास की बातों में केवल सिर हिला देती है। कभी कुछ बात कर लेती तो फिर सुनने को मिलता, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है आजकल। अगर कुछ नहीं बोलती है तो कहती हैं, गूंगी है क्या, माँ बाप ने बात करना नहीं सिखाया क्या तुम्हें, जो हमेशा सिर हिलाती रहती हो। कभी कभी कुछ बोल भी दिया करो मुँह से। बड़ी ननद सीता की शादी तय हो गई है किसी दूसरे गांव के स्कूल मास्टर से, तो सारी जिम्मेदारी उर्मिला पर आन पड़ी। रिश्तेदार आए तो उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाना, उनकी खातिरदारी करना। कहीं कुछ कमी हो जाए तो सास से डांट पड़ जाती। अब तो उर्मिला को भी आदत सी पड़ गई है सास की बातें सुनने की और चुप रहने की। सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले घर आंगन को झाड़ना पोछना उर्मिला का पहला काम होता है।
उसमें अगर जरा सी भी देर हो जाती है तो सास की ज़बान कैंची की तरह चलने लगती है। इतनी देर तक सोया मत करो, बहुत आलसी हो गई हो आजकल। समय से उठकर सारा काम किया करो, यही हमारे घर का नियम है। उर्मिला की आंखें भीग जाती सास की बात सुनकर। इतना काम तो करती हूँ फिर भी चैन नहीं, किस बात से खुश होंगी पता नहीं। घर आंगन झाड़ पोंछ कर नहा धोकर चली जाती है रसोई घर में सबकी फरमाइशें पूरी करने के लिए। बड़ी ननद को आलू का पराठा खाना है, मछली को पूरी खाना है, छोटी को हलवा खाना है। सास को यह सब पसंद नहीं है तो उनको रोटी के साथ कोई सब्जी खाना है। दोनों देवरों की फरमाइशें अलग अलग होती है, इसे भी उर्मिला को ही पूरी करनी होती है। किसी का मन हुआ तो थोड़ा सा हाथ बटा दिया, वरना सब अपनी मर्जी के मालिक हैं यहाँ पर। बड़ी ननद की शादी तय हो जाती है। इसी बीच पता चलता है कि उर्मिला के पांव भारी हैं, पर उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। उर्मिला के बिना तो कोई काम पूरा होना ही नहीं है। सीता की शादी हो जाती है और वह ससुराल चली जाती है, पर जब भी कभी मायके आती है फिर वही उर्मिला से फरमाइशें, भाभी रोटी सब्जी नहीं खाना है, आज छोले पूड़ी खाने का मन हो रहा है। उर्मिला बेचारी गूंगी बन सब फरमाइशें पूरी करती रहती है। उर्मिला का 9वां महीना चल रहा है, पर काम से कहाँ छुट्टी मिली है। सास का कहना है काम नहीं करेगी तो बच्चा होने में बहुत कष्ट होगा, इसलिए हाथ पैर चलते रहना चाहिए। उर्मिला को बेटी हुई तो सास का वही रोना धोना, एक बेटा हो जाता तो कितना अच्छा होता। एक बेटी को जन्म दिया तूने, उम्मीद लगा कर बैठी थी मन में एक पोते के लिए। उर्मिला मन ही मन यह सोच रह जाती, इसमें मेरा क्या हाथ है, भगवान की इच्छा थी तो बेटी हुई। और भीगी हुई आंखों की कोरों से अपने साड़ी के पल्लू से पोंछ कर एक लंबी सांस लेती। अब मझली ननद मीता की बारी है शादी की। शादी के रिश्ते आ रहे हैं और उर्मिला के कंधों पर कर्तव्य का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। एक तो बेटी छोटी सी, उसे संभालना, ऊपर से घर का कार्य संभालना। बेचारी एक जान और काम हजार। वैसे कहते हैं ना कि एक अनार और 100 बीमार, वही कहावत लागू होती है उर्मिला पर। कोई कहता उर्मिला चाय बना दो, कोई कहता उर्मिला आलू के चिप्स तल दो, कोई कहता उर्मिला पकौड़े बना दो। आज पकौड़े खाने का मन हो रहा है। बेचारी उर्मिला होठों पर एक मीठी मुस्कान लिए सबकी फरमाइशें पूरी करती रहती है। काम करते करते चाहे लाख थक जाओ, पर मजाल है कि चेहरे पर कोई सिका ना जाए। अगर सास ने देख लिया तो खैर नहीं, तुरंत बोल पड़ेंगी, चेहरा क्यों ऐसा बना रखा है, कौन तुम्हारा नाना मर गया है क्या, जो रोनी सूरत बना कर रखी है। काम तो सभी करते हैं, काम करने से इतनी परेशानी क्यों। मीता की शादी तय हो जाती है कानपुर के एक लड़के से, जिसकी छोटी सी किराने की दुकान है। फिर भी लड़के वाले की मांग थी कि 5 तोले सोना, एक स्कूटर, खाट, पलंग, अलमारी, बर्तन, सबके लिए अच्छे कपड़े आदि आदि सब देना पड़ेगा। बड़े और मझले दोनों भाइयों ने मिलकर सारी फरमाइशें पूरी की और मीता की शादी हो गई। मीता ससुराल चली गई, पर उर्मिला इतनी थक गई थी कि सबके जाने के बाद बिस्तर पर पड़ गई। नींद से आंखों की पलकें ऐसे चिपक रही थी जैसे शहद से चींटियां चिपक जाती हैं। बस आंखें लगी ही थी कि सास की कड़कती हुई आवाज़ आई, बहू, बड़ी बहू, कहाँ हो तुम, कुछ मेहमानों को अभी जाना बाकी है, उनके लिए खाना तैयार करना है, जल्दी जल्दी, नहीं तो उनकी ट्रेन छूट जाएगी। सबके लिए जल्दी जल्दी दाल चावल रोटी सब्जी बना देना और सबकी टिफ़िन भी तैयार कर देना ट्रेन के लिए, नहीं तो रात को बेचारे भूखे रह जाएंगे। घर तो सब सुबह सुबह पहुंच पाएंगे, तभी घर का जाकर खाना खा पाएंगे। कोई मेहमान यहाँ से दुखी होकर नहीं जाना चाहिए। गांव भर में सबको बोलती फिरती शांता देवी, मेरी बड़ी बहू जैसे बहू पूरे गांव भर में नहीं होगी। कोई भी काम बोल दो कभी ना नहीं करती, बिल्कुल गौ है गौ। कभी कोई बात बोल दो तो जवाब नहीं देती। हमारे पड़ोस में जो जतिन है ना, उसकी बहू को देखो, सास ससुर से कैसे मुँह लड़ाती रहती है, और कोई काम के लिए बोल दो तो चेहरा देखने लायक होता है। और हमारी बहू को देखो, सारा काम हंस हंस के कर लेती है। बहू की तारीफ करते समय शांता देवी की छाती दोगुनी चौड़ी हो जाती है और ऐसे ठस के दिखा कर निकल जाती हैं सबके सामने से, जैसे इसके जैसे भाग्यवान तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। बेचारी उर्मिला ही जानती है कि कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं उसे सारे काम निपटाने के लिए, और क्या हालत होती है उसके तन मन की। सुबह से कब रात के 12 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। पलकें नींद से चिपक जाती है, पर मजाल है जो 12 बजे से पहले सो जाए।
बेचारी उर्मिला गरीब बाप की बेटी नहीं होती तो क्या इस पर इतना जुल्म होता। दहेज जो लेकर नहीं आई थी मायके से, माँ बाप और एक छोटा भाई था उसका। कभी अगर वे लोग आ जाते उर्मिला के ससुराल से तो शांता देवी की भौहें चढ़ जाती और बुदबुदाती, आ गए भीख मंगे यहाँ रोटियाँ तोड़ने के लिए। घर में खाने को मिलता नहीं है ना, तो रोज रोज अपनी बेटी से मिलने आ जाते हैं खाने के बहाने। एक बार तो उर्मिला की माँ बिना कुछ खाए पिए ही रो रो कर चली गई घर। पीछे उर्मिला चुपके सास से छुप कर रोती रही। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अपनी माँ को रोक लेती। उसका पति तो बेचारा एक गूंगा बहरा था, जो न तो अपनी माँ को कुछ कहता और न ही उर्मिला की कुछ सुनता। एक दो बार उर्मिला ने कहने का प्रयास भी किया, पर पतिदेव इतने भले मानुस हैं कि सुनने का कष्ट भी नहीं किया और ऊपर से कहा, मुझे तुम लोगों की घर गृहस्थी के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं कमा कर रुपए ला कर देता हूँ माँ के हाथों में, माँ ही जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। वह जैसे कहती है वैसा ही किया करो, मुझसे कोई शिकायत नहीं करना। उर्मिला बेचारी क्या करती, मन की बात मन में लेकर रह गई। समय के चक्र को तो घूमना था सो घूम रहा था। एक दिन अचानक उर्मिला को सुबह सुबह उल्टी होने लगी तो सास समझ गई कि उसके पांव भारी हैं। सास के समझने से फ़ायदा क्या, उर्मिला को 2 दिन के लिए आराम तो नहीं मिला, ऊपर से हिदायतें मिली। यह मत खाना, यह अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए इस समय, यह खाओ यह अच्छा होता है, बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। और मेरी तो इच्छा है कि इस बार एक पोते का मुँह देखूं, इस बार मुझे निराश मत करना। जैसे उर्मिला के हाथों में है सब कुछ, चाहे तो पोता दे दे चाहे तो पोती दे दे। सास की बात सुनकर उर्मिला ने एक दीर्घ श्वास छोड़ा और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर रख लेना मेरी लाज इस बार, वरना मुझ गरीब का क्या हाल होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। अस्पताल में जैसे ही शांति देवी को पता चला कि उर्मिला ने एक और बेटी को जन्म दिया तो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। नर्स दौड़ कर आ गई और पूछा, क्या बात है अम्मा, रो क्यों रही हो? आपकी बहू और पोती तो बिल्कुल सही है, उनको कुछ नहीं हुआ है। नर्स को जब सारा मामला पता चला तो उसने अपना सिर पीट लिया। अब तो शांता देवी की मजबूरी थी, उर्मिला को आराम देना ही पड़ा, पर काम करते हुए उठते बैठते बड़बड़ाती रहती। एक तो एक बेटी को जन्म दिया है, ऊपर से महारानी को आराम देना पड़ रहा है। मुझसे अब घर गृहस्थी का काम नहीं होता। अब ले देकर गीता रह गई थी, जिसे आवाज़ लगाती और कहती, गीता ज़रा बाल्टी में पानी भर देना, ज़रा सब्जियां काट देना, ज़रा चूल्हे में आग जला दे, ज़रा आटा गूँथ देना, आदि आदि। उर्मिला की छोटी बेटी 6 महीने की हुई थी और इधर बड़े देवर की शादी की बात चल गई। फिर उर्मिला की वही दिनचर्या शुरू हो गई, दोनों बच्चों को संभालना और घर के सारे लोगों को भी संभालना। शादी की तैयारियां जोर शोर से चलने लगी। लड़की वाले लड़के को देखने आए, शादी का दिन पक्का करके गए। अब की बार शांता देवी ने भी ठान लिया था, तू डाल डाल तो मैं पात पात। बेटियों की शादी में जितने दहेज दिए हैं अब बेटे की शादी में सब वसूल करेंगी। लड़का हमारा सरकारी नौकरी वाला है, कम में न छोड़ेंगे। वैसे भी बड़े बेटे की शादी में कुछ भी नहीं दिया था बड़ी बहू के मायके वालों ने, पर अब की बार तो ऐसी गलती न करेंगे हम। अपने भाई की शादी में सीता और गीता दोनों अपने पतिदेव के साथ पधारी हुई हैं मायके में। उर्मिला की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि दोनों नंदों को सजने संवरने, घूमने फिरने और बातें करने के अलावा कोई काम है ही नहीं। वे तो अपने मायके आई हैं घूमने के लिए, ऊपर से खाने में 10 फरमाइशें कर देती हैं। छोटी ननद उर्मिला की परेशानी समझती है, इसलिए जिससे जितना बन पड़ता है वह अपनी भाभी की मदद अवश्य कर देती है। पर वह भी तो स्कूल जाती है, इस साल 10वीं की बोर्ड परीक्षा है, उसकी तैयारी चल रही है। देवर की शादी निपट जाने के बाद उर्मिला ने सोचा, चलो अब थोड़ा सा आराम मिलेगा। देवर और देवरानी दोनों शहर चले गए, दोनों नंदे अपने ससुराल चली गईं, सारे मेहमान भी चले गए तो घर थोड़ा खाली हो गया। अब काम की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो गई है, पर कहते हैं ना कि नसीब में अगर सुख नहीं लिखा है तो कहाँ से मिलेगा। उर्मिला के ससुर जी रिटायर हो गए, वे आजकल घर में रहने लगे। उर्मिला की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो गई है, पर अचानक एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई और देखते ही देखते उन्हें लकवा मार गया। ससुर जी बिस्तर पर आ गए तो उर्मिला का काम और बढ़ गया। रात दिन ससुर जी की सेवा में लगी रहती बेचारी, कभी उनको चाय बना कर देना और खाना खिला भी देना। ससुर जी बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं तो गर्म तौलिए से उनके शरीर को पोंछना पड़ता है। उर्मिला है तो शांति देवी को अपने पति की सेवा की कोई चिंता नहीं।
शांति देवी जैसे भाग्यवान और कौन होगी जिसे बिना सैलरी दिए ही उर्मिला जैसी नर्स मिल गई हो। उर्मिला के काम के फेहरिस्त में कुछ काम और जुड़ गए। छोटी ननद गीता 10वीं कक्षा में फेल हो गई तो सबने सोचा पढ़ाई में अच्छी नहीं है तो उसकी शादी कर दी जाए। लड़का ढूंढना शुरू किया, लड़के वाले आते देखने के लिए तो फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। उर्मिला के लिए जितने भी मेहमान आते उनकी खातिरदारी करने, उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाना। मेहमान नवाजी में तो अब उर्मिला बिल्कुल निपुण हो गई है। उसको अब इतनी परेशानी नहीं आती है जितनी पहले आती थी। सास को ज़्यादा कुछ बताना भी नहीं पड़ता है कि क्या करना है और क्या नहीं, सब कुछ बखूबी संभाल लेती है वह। तो प्रसन्न होकर सास शांता देवी ने मेहमानों के सामने ही कहा, मेरी बड़ी बहू तो बिल्कुल लक्ष्मी है इस घर के लिए। जब से आई है बरकत ही बरकत है घर में। और मेहमान आए तो क्या खाना बनाना है, क्या करना है, कुछ बताना नहीं पड़ता। आजकल तो मेरी पूरी छुट्टी हो गई है रसोई घर से। सारा खाना इसी ने बनाया है। मेहमानों ने जब पकवानों की तारीफ़ की तब शांता देवी भी अपनी बहू की तारीफ़ करने में पीछे नहीं रहीं। उर्मिला के कानों में तारीफ़ के कुछ शब्द पड़े तो वह भी खुश हो गई। मन ही मन सोचने लगी, चलो सासू माँ आजकल मुझसे खुश रहती हैं, मेरे काम से खुश हैं, मेरी मेहनत रंग तो लाई है। और एक सुंदर सी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल गई। मेहमान नवाजी के थोड़ी देर बाद शांति से उर्मिला बैठी थी कि सास की जुबान चलने लगी। निश्चिंत होकर आराम से क्यों बैठी है? मेहमान चले गए हैं तो इसका मतलब नहीं है कि घर में कोई काम ही नहीं है। घर में आटा खत्म हो रहा है, गेहूँ पिसवाना है। पिसवाने से पहले गेहूँ की सफाई तो करनी पड़ती है ना। कौन करेगा सफाई? यह सब बात बताने वाली होती है क्या? अपने ही घर का काम है, तुम्हें सोच समझकर सब काम संभाल लेना चाहिए। अब तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं रही। सासू माँ की बात सुनकर उर्मिला की दशा फिर से वैसी ही हुई जैसे पहले हुआ करती थी। जुबान चुप और दो आंखों में अश्रु जल। साड़ी की पल्लू से आंखें पोंछते हुए उर्मिला उठकर चल पड़ी गेहूं की सफाई करके पिसवाने का बंदोबस्त करने के लिए। छोटी ननद की शादी अमृतसर के एक लड़के से तय होती है जो वहीं पर किसी कंपनी में कार्य करता है। बात दहेज की आई तो लड़के के पिता ने साफ साफ कहा, भाई हमारा लड़का तो नौकरी वाला है, दान दहेज में थोड़ा ध्यान रखना। आपकी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, फिर भी हमने पसंद कर ली है। दहेज के बारे में आप चिंता मत करिए, हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। हमारी छोटी बहन है, इसके बाद तो हम भी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, सूर्यकांत और सुमित ने कहा। पूरे घर में शादी का माहौल था, शोरगुल था, बारात भी आ गई थी। रात पूरी शबाब पर थी। चारों ओर नाचने गाने, धूम धड़ाके की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि कोई बात किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक किसी की बात आकर शांता देवी के कानों में पड़ी। बड़ी बहू बेहोश होकर गिर पड़ी। जल्दी से शांता भाभी को बुलाओ। आवाज़ शांता देवी के ननद की थी जो उसी गांव में रहती थी और उसकी शादी में आई हुई थी। सब ने पकड़कर उर्मिला को अपने कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया और शांता देवी ने कहा, जाओ जाकर नर्स निर्मला को ले आओ, वही देखकर बता देगी कि बड़ी बहू को क्या हुआ है। गांव की डिस्पेंसरी में निर्मला की ड्यूटी लगा दी गई थी। सुमित ने जाकर सारी बातें बताई तो वह भी दौड़ कर आ गई। उसने उर्मिला के हाथ की नस पकड़ी और मंद मंद मुस्कुराने लगी। शांता देवी से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, क्या बात है नर्स मैडम, क्या हो गया है हमारी बड़ी बहू को? अरे कुछ नहीं मौसी, आप फिर से दादी बनने वाली हैं, बधाई हो, निर्मला ने हंसते हुए कहा। शांता देवी बड़ी खुश हो गई और मन ही मन आस कर बैठ गई कि अब की बार तो पोता ज़रूर आएगा घर में। उर्मिला को थोड़ा आराम देना पड़ेगा, वैसे भी बेचारी कितनी दुबली पतली हो गई है। उर्मिला जैसे ही बिस्तर से उठने लगी तो शांता देवी ने कहा, अभी थोड़ी देर और आराम कर लो, हम लोग हैं, सब देख लेंगे। और फिर सीता और मीता भी तो आई हुई हैं, वो लोग संभाल लेंगी सब कुछ। उर्मिला सास की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगी, आज क्या हो गया है मासी को जो मुझे आराम करने के लिए कह रही हैं? ऐसा तो पहली बार हुआ है, कहीं मेरे कान गलत तो नहीं सुन रहे हैं। तभी उर्मिला ने किसी को बोलते हुए सुना कि बड़ी बहू फिर से माँ बनने वाली है। तब उर्मिला को समझ में आया कि माँ जी ने मुझे आराम करने के लिए क्यों कहा। पर वह यह भी सोचने लगी कि अब की बार अगर बेटा नहीं हुआ, माँ जी ने पोते का मुँह नहीं देखा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। वह डर गई और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, इस बार मुझ गरीब पर कृपा करना, मेरी इज्जत बचा लेना।
छोटी ननद को विदाई देते समय उर्मिला की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वह गीता को पकड़कर रोए जा रही थी और गीता भी भाभी से लिपटकर खूब रोई। खूब लाड दुलार प्यार दिया है उर्मिला ने गीता को, और गीता ही तो थी उसकी मन की बातें और पीड़ा जो उसकी मन की बातें और पीड़ा समझती थी। तभी तो जब देखती कि भाभी काम को लेकर परेशानी में है तो आकर हाथ बटा देती थी। घर खूब सूना सूना लग रहा था उर्मिला को गीता के बिना। जब भी गीता की याद आती तो उसकी आंखें भीग जाती। घर के कोने कोने में उसकी यादें बसी हुई थी। पोते का मुंह देखे बिना ही उर्मिला के ससुर जी चल बसे। ससुर जी की खूब सेवा की थी उर्मिला ने, इसलिए उनके मृत्यु के समय फूट फूट कर रोई उर्मिला। सब उसको ढांढस बंधा रहे थे कि हमेशा तो कोई इस दुनिया में रहता नहीं है, मत रो उर्मिला। पर उर्मिला का मन कहाँ मान रहा था। वह रोते रोते कहे जा रही थी, नहीं पापा जी नहीं, आपके जाने से मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। आपकी सेवा में मुझे बहुत सुख मिलता था, अब मैं किसकी सेवा करूंगी? और कौन मेरे सिर पर हाथ रख कर कहेगा कि तुम मेरी बहू नहीं हो, बेटी हो। उर्मिला का मझला देवर सुमित तथा देवरानी सुगंधा आई हुई हैं। सुगंधा पढ़ी लिखी है परंतु उर्मिला का बहुत इज्जत करती है, बड़ी बहन जैसी मानती है और उससे बहुत घुली मिली हुई है। उर्मिला भी सारी मन की बातें सुगंधा से कर लेती है। आकर सारे कार्य में उर्मिला का हाथ बटाने लगी। उसके साथ साथ रसोई घर में सारा खाना बनाती है। कुछ उसे सिखाती है, कुछ उससे सीखती भी है। दोनों देवरानी जेठानी का प्यार देखकर भी शांता देवी को कभी कभी अच्छा नहीं लगता। वह सोचती हैं दोनों इतनी बातें करती रहती हैं, पता नहीं क्या बातें कर रही हैं, कहीं मेरी उर्मिला को बिगाड़ ना दे सुगंधा। उसे इस बात का डर लगा रहता है। कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, यही कहावत शांता देवी पर भी लागू होती है। एक बार ऐसी बातों बातों में सुगंधा ने उर्मिला से पूछ लिया, दीदी अब तो सासू माँ आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं, आपका बहुत ध्यान रखती हैं, क्योंकि इस बार पोता जो आने वाला है। गीता की शादी वाले दिन आपको बिस्तर से उठने नहीं दिया था। उर्मिला थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, पता नहीं पोता होगा या पोती आएगी, वह तो भगवान ही जाने। शादी वाले दिन तो सबके सामने दिखाना ही था कि वह बहुत प्यार करती हैं बहू से। पता नहीं सच में प्यार करती हैं कि नहीं। पर दिनचर्या फिर वही पहले जैसी हो गई है। सुबह 5 बजे उठो और रात के 12 बजे से पहले आप बिस्तर में जा ही नहीं सकते, और दिन में आराम करना तो पाप है। इस बार उर्मिला की प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली और उर्मिला ने एक लड़के को जन्म दिया। जन्नत जैसे शांति देवी के कदमों में उतर आया है। चारों ओर सुगंधित फूल ही फूल खिले हुए हैं। फूल मुस्कुरा कर कह रहे हैं, लो शांति देवी, तुम्हारी गोदी में पोता आ गया, संभालो इसे, बेटा हुआ है। सुनकर उर्मिला के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई और मन सागर में जैसे शांति के लहरें हिरोले लेने लगी। पोता पाकर शांति देवी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह हवा में ऐसे उड़ रही थी जैसे खुशी के मारे बिहग उड़ा करते हैं। उनका मन पंख फैलाकर दूर आकाश में उड़े जा रहा है और बादलों से जाकर कह रहा है, सुनो बादलों, मेरे घर में मेरा पोता आया है, मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम भी खुशी से मेरे साथ झूमो, गाओ, नाचो। बेटे को जन्म देने के बाद जब उर्मिला घर आई तो उसका स्वागत रीति रिवाजों के साथ पूरी शिद्दत से किया गया। सास ने कह दिया, बड़ी बहू अब तुम 1 महीने के लिए अपने कमरे में ही आराम करना और मेरे पोते की देखभाल अच्छी तरह से करना और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। रसोई घर का काम तो मैं संभाल लूँगी, उसकी चिंता मत करना। उर्मिला को लगा एकदम से मेरा ओहदा बढ़ गया है एक बेटे को जन्म देकर। क्या बेटियों की कोई कीमत नहीं होती? बेटियों को सब लोग इस तरह से क्यों देखते हैं? बेटियों की परवरिश भी अगर सही ढंग से की जाए तो बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर इतना तो मुझे भी समझ में आता है। मेरे माता पिता ने अगर मुझे पढ़ाया लिखाया होता तो इस तरह ससुराल आकर सदैव तिरस्कृत तो नहीं होना पड़ता। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, पढ़ाते भी तो कैसे? ईश्वर ने दुनिया में लोगों को गरीब क्यों बनाया? बहू, मुन्नू के नहाने का समय हो गया है, मैंने पानी गर्म कर दिया है, इसे बाहर ले आओ, तेल मालिश करके नहला देती हूँ। अचानक आवाज़ सुनकर उर्मिला की तंद्रा भंग हुई। हाँ माजी, लेकर आती हूँ। छोटे देवर की नौकरी लग गई थी बैंक में। शांता देवी बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही थी तो शहर की एक लड़की पसंद आई जो BA तक पढ़ी लिखी है। लड़की वाले जब लड़का देखने आए तो इस बार उर्मिला को अकेला सब कुछ नहीं संभालना पड़ा। सास ने बराबर हाथ बटाया खाने बनाने में, मेहमानों की आवभगत करने में, कहीं कोई कमी नहीं रखी। देखकर उर्मिला का मन भी बहुत प्रसन्न हुआ।
यह सोचकर कि सास का व्यवहार अब उसके प्रति बदल गया है, उसने ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया। शांता देवी के गांव वाली ननद भी आई हुई हैं। उसने अपनी भाभी को काम करती हुई देखा तो मंद मंद मुस्कुराने लगी। क्योंकि वह भाभी का स्वभाव जानती है, उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, क्यों भाभी, इस बार तो बढ़ चढ़ कर सब काम कर रही हो, क्या बात है? बड़ी बहू कहाँ पर है? तुम्हें पता है ना, वह बेचारी अभी कमज़ोर है और बेटा अभी छोटा है, तो मेरा कर्तव्य बनता है उसका हाथ बटाना। वाह भाभी, यह तो नया बदलाव आया है तुम में। क्या यह पोते के कारण आया है? तुम्हें जो समझना है समझ लो, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं कर रही हूँ। भाभी, आदत नहीं है ना, पहली बार देख रही हूँ इसलिए थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों, मैं पहले काम नहीं करती थी? तुमने कभी देखा नहीं मुझे काम करते हुए? पहले देखा है भाभी, बड़ी बहू के आने के बाद तो कभी नहीं देखा। चलो तुम भी हाथ बटा दो, ज़रा मेहमान नवाजी कर लो, बहुत बातें कर ली। थोड़ा गुस्सा होते हुए शांता देवी ने चाय की ट्रे ननद के हाथ में थमा दी। छोटे देवर की शादी की सारी रस्में पूरी हो गई थी। देवर अपनी पत्नी को लेकर चला गया। एक एक करके सारे मेहमान भी चले गए तो उर्मिला को लगा अब जरा चैन की सांस लेंगे। जिम्मेदारी निभाते निभाते बहुत थक गई, कुछ दिन आराम करना है। पर आराम भी कैसे करेगी? 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी है और बीच बीच में छुट्टियों में पति भी आते हैं घर, तब उनकी भी सेवा करनी होती है। फिर भी उर्मिला के मन में एक सुकून तो था कि अब सास पहले के जैसी नहीं रही तो कभी कभी आराम कर लिया करेंगे। पर आराम जैसे उर्मिला के नसीब में लिखा हुआ ही नहीं था। एक दिन अचानक सास की तबीयत खराब हो गई, वह बिस्तर पर पड़ गई। फिर से सारी जिम्मेदारी उर्मिला के कंधों पर आ पड़ी। माँ की तबीयत खराब है, यह समाचार सुनकर तीनों नंदे अपने बच्चों के साथ आ धमकी। उर्मिला ने सोचा, नंदे आ गई हैं तो हाथ बटा दिया करेंगी तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाएगी। पर ऐसा हुआ कहाँ। आते ही नंदों की वही फरमाइशें शुरू हो गई। भाभी, आज दाल चावल नहीं खाएंगे, आज आलू के पराठे खाएंगे। कोई कहती आज पूरी सब्जी खाएंगे, कोई कहती आज लौकी के कोफ्ते बना देना। उर्मिला ने सोचा था शायद माँ की सेवा करने सब आई हैं, पर इनको तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है। रोज किसी ना किसी के मिलने के बहाने सज धज कर घूमने निकल जाती और घर आते ही खाने की फरमाइशें। बच्चे भी खाने को लेकर अलग अलग फरमाइशें करते तो उर्मिला की जिम्मेदारी और बढ़ जाती। उर्मिला की सेवा के कारण सास की तबीयत में तो थोड़ी सी सुधार आई, वह बिस्तर से उठकर बैठने लगी। उसने अपनी बेटियों की चाल चलन देखी तथा बच्चों की धमाचौकड़ी देखी तो उनको मन ही मन बहुत गुस्सा आया। बेटियों के इस तरह के बर्ताव के कारण शांता देवी के मन में बहू के प्रति दया भाव ने जगह बना लिया। शांता देवी गुस्से से भरी हुई थी। बेटियां सब घूम कर घर आई तो सबको अपने पास बुलाया और कहा, मेरे पास बैठो। माँ को ऐसे गुस्से में देखकर बेटियां भी डर गई और बैठ गईं। शांता देवी ने बड़ी शांति से कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या करने आई हो? मुझे देखने, सेवा करने या घूमने के लिए? मम्मी, आप कैसी बात कर रही हैं? हम आपको देखने ही आए हैं, बड़ी बेटी सीता ने कहा। आपकी तबीयत खराब है सुनकर हम सब कुछ छोड़कर आ गए यहाँ पर, और आप कैसी बात कर रही हैं? मझली बेटी मीता ने कहा। मैं घूमने जाना नहीं चाहती थी मम्मी, भाभी का हाथ बटाना चाहती थी, पर दीदी लोग मुझे ज़बरदस्ती पकड़ कर ले गई। मुझे माफ़ कर देना मम्मी, मुझसे गलती हो गई, छोटी बेटी गीता ने कहा। बेटियों की बातें सुनकर शांता देवी से अपने क्रोध का संवरण नहीं हुआ तो क्रोध में ही कहा, देख लिया ना, मुझे सेवा भी कर ली मेरी, अब तुम लोग अपना सामान समेट लो और अपने घर जाओ। अब वही तुम्हारा घर है, रोज़ रोज़ यहाँ आकर मेरी बहू को परेशान मत किया करो। उर्मिला नहीं होती तो मैं अभी ज़िंदा नहीं होती, उसी की सेवा के कारण मैं अभी उठकर बैठी हूँ। तुम लोग तो शक्ल दिखाने भी मेरे पास नहीं आते थे, अब वही मेरी बेटी है, बेटी से बढ़कर है। कोई मेरी बेटी को परेशान न करे, गलती मेरी ही है जो तुम लोगों को मैंने शुरू में रोका टोका नहीं। अपनी भाभी से सदैव तुम लोग गलत व्यवहार करते रहे और मैं चुपचाप देखती रही। मैंने तुम लोगों को अच्छे संस्कार दिए होते तो यह नौबत कभी नहीं आती। अब मेरी उर्मिला को कोई परेशान नहीं कर सकता मेरे रहते। वह गरीब घर की बेटी ज़रूर है लेकिन नौकरानी नहीं, कहकर शांता देवी उठकर रसोई घर में चली गई। रसोई घर में जाकर देखा गीता वहीं पर भाभी के पास बैठी हुई है। उसने गीता से कहा, गीता तुम भी जाने की तैयारी कर लो, अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब जाकर अपनी घर गृहस्थी संभालो। मुझे क्षमा कर दो माँ, गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, आंखों में आंसू लिए सीता ने कहा।
मुझे क्षमा कर दो माँ, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। सचमुच तुम्हारी सेवा करनी चाहिए थी हमें। अपनी नज़रें नीची करके मीता ने कहा, मैंने सबको क्षमा कर दिया, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस दुख इस बात का है कि मेरी खुद की बेटियों ने मेरी देखभाल नहीं की और एक पराई लड़की ने जी जान लगाकर मेरी सेवा की और मुझे मौत के मुंह से निकाल कर ले आई। आंसुओं की बूंदें शांता देवी की आंखों में तैरने लगी तो उसने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछ लिए। दूसरे दिन सुबह तीनों नंदे अपने घर की ओर रवाना हो गई। घर खाली हो गया था। उर्मिला ने सारा काम काज निपटा कर थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में लेटी हुई थी बेटे के साथ। उर्मिला को मन ही मन बुरा भी लग रहा था कि नंदों से माँ जी ने ऐसा कहा, पर मुँह से कुछ बोल नहीं पाई। सबसे ज़्यादा गीता के लिए उसको बुरा लग रहा था, क्योंकि गीता दूसरी बहनों से अलग है। सोचते सोचते थकान के मारी उसकी आंखें लगी ही थी कि जानी पहचानी आवाज़ ने उसकी नींद तोड़ दी। मम्मी भूख लगी है, थोड़े से पकौड़े बना दो न, चाय के साथ खाना है। उर्मिला की बड़ी बेटी शीला स्कूल से आई और आकर मम्मी को आवाज़ लगाई। शीला की आवाज़ शांता देवी के कानों में पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगी, शीला भी अपनी बुआओं के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। समय रहते सही शिक्षा देनी पड़ेगी, वरना पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा और मैं हाथ मलती रह जाऊंगी। दोबारा मैं यह गलती नहीं कर सकती। अपनी बेटियों को सही समय में अच्छी शिक्षा दी होती तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आती। आज मुझे उनको स्वयं कहना पड़ा कि तुम अपने घर चली जाओ। बाहर निकलते हुए शांता देवी ने शीला से कहा, शीला तुम जाओ, अपने कपड़े बदल लो और हाथ मुंह धोकर मेरे साथ रसोई घर में आ जाओ। हम दोनों मिलकर पकौड़े तलेंगे और चाय भी बनाएंगे। मम्मी थक हार कर अभी थोड़ी देर आराम कर रही है, उसे आराम करने दो। बहुत दिनों से वह चक्कर घिन्नी की भांति घूम रही है, थक कर चूर हो गई होगी। आखिर वह भी तो इंसान है। अपनी माँ की परेशानी तुम्हें स्वयं समझनी होगी। अपना काम खुद ही संभालना होगा। अभी से थोड़ा बहुत काम करने की आदत डाल लो तो आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, स्कूल से आते ही अपनी माँ को आदेश देने लग गई। ऐसी भी क्या थकान होती है स्कूल में जो स्वयं अपना काम नहीं कर सकती। दादी की बात सुनकर आज पहली बार शीला को एहसास हुआ कि माँ भी तो एक इंसान है, उन्हें भी तो थकान होती है। जब से मैं बड़ी हुई हूँ और थोड़ी बहुत समझदार, तब से देख रही हूँ माँ को सबकी सेवा करते हुए। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो माँ का भी हाथ मुझे बटाना चाहिए। चलो आज ही से सही कुछ करने की शुरुआत कर ही देते हैं। सारी बातें सोचकर वह मन ही मन खुशी से मुस्कुरा पड़ी। ठीक है दादी, आप जाओ रसोई घर में, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। बड़ा मज़ा आएगा, दोनों मिलकर आज पकौड़े भी तलेंगे और चाय भी बनाएंगे। मम्मी को भी चाय बनाकर पिलाएंगे। अभी मम्मी से कुछ मत कहना, मम्मी जब देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। शीला ने चेहरे पर एक मुस्कान बिखरते हुए मन में उमंग और तरंग लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अपनी दादी के साथ मिलकर शीला ने चाय बनाई तथा पकौड़े तले, फिर प्लेट में सजाकर खुशी खुशी अपनी मम्मी के कमरे की ओर बढ़ गई। दरवाज़ा खोलकर भीतर जाकर देखा मम्मी अभी भी सो रही हैं। पहले तो उसका मन हुआ कि मम्मी को न जगाए, आराम करने दे, परंतु मन में इतनी खुशी थी कि ज़्यादा सब्र नहीं हुआ। पहली बार आज उसने रसोई घर में जाकर चाय बनाई तथा पकौड़े तले। मम्मी को बताए बिना और खिलाए बिना उसे चैन कहाँ पड़ने वाला था। उसने धीरे से आवाज़ लगाई, मम्मी मम्मी, अब उठो मम्मी, उठ कर देखो, मैंने अपने हाथ से आज चाय बनाई है तथा पकौड़े तले हैं, आपके लिए भी लेकर आई हूँ। कानों में किसी की आवाज़ पड़ी तो उर्मिला की नींद भंग हो गई और उसने आंखें खोलकर देखा, सामने हाथ में ट्रे लिए शीला खड़ी थी। वह हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई। क्या बात है बेटा, चाय किसने बनाई और यह पकौड़े किसने तले? आश्चर्य से पूछा उर्मिला ने। मम्मी, मैंने और दादी ने मिलकर बनाए हैं, आपके लिए लेकर आई हूँ, खुशी जाहिर करते हुए शीला ने कहा। आज पहली बार शीला को देखकर उर्मिला को लगा कि अब शीला बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। नहीं तो पहले कुछ खाने का मन होता या भूख लगती तो सबसे पहले आवाज़ लगाती, मम्मी ये बना देना, मम्मी वो बना देना। हाँ बेटा, तुम ले जाओ रसोई घर में, मैं आ रही हूँ। दादी की तबीयत तो ठीक नहीं हुई अभी तक। दादी को क्यों कष्ट दिया, मुझे बुला लिया होता तो मैं बना कर देती। मैंने आपको आवाज़ लगाई थी परंतु दादी ने मुझे रोक लिया, कहा मम्मी थोड़ी देर आराम कर रही हैं तो उनको करने दो, उनको परेशान मत करो। चलो हम दोनों मिलकर चाय बनाते हैं और पकौड़े भी तल लेते हैं।
तो मैं चली गई दादी के साथ, अपनी खुशी जाहिर करते हुए शीला ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटी के मुंह से यह बात सुनकर उर्मिला को खुशी हुई और मन ही मन सोचने लगी, सासू माँ आजकल मेरे लिए बहुत सोचती हैं, बहुत परिवर्तन आ गया है उनमें, परंतु उनको तकलीफ़ देना भी सही नहीं है। अभी उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। आज चाय तथा पकौड़े में भी थोड़ा ज़्यादा ही स्वाद लग रहा है उर्मिला को। बेटी के हाथ के जो बने हैं तो स्वाद कैसे नहीं होता। खुशी से स्वयं को रोक नहीं पाई और कहा, पकौड़े तो बहुत अच्छे बनाए हैं तुमने और दादी ने मिलकर। बस मेरे तो सुख के दिन आ गए। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। फिर सास की ओर देखकर उर्मिला ने कहा, माँ आपने क्यों तकलीफ़ की, मुझे बुला लिया होता। आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है। अब मैं पहले से ठीक हूँ बहू। शीला को भी थोड़ा बहुत काम सिखा दिया करो, धीरे धीरे अपना काम करना सीख जाएगी और तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। मेरी तरह गलती मत करना। अपनी बेटियों को मैंने समय रहते सब कुछ सिखा दिया होता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। थोड़ा सा उदास होते हुए शांता देवी ने कहा। शीला जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो समझदार बनने लगी। एक तो माँ की देख रेख में सारे कार्य सीखने लगी और दादी भी मौका मिलते ही कुछ न कुछ सिखा देती। देखते देखते शीला 12वीं कक्षा में पहुँच गई। बचपन से ही गांव की नर्स को देखकर उसके मन में एक ख्वाब पनपने लगा था, जिसे पूरा करने का समय अब आ गया था। उसने घर में अपनी इच्छा बताई कि वह नर्स बनना चाहती है। शीला नर्स बन गई एवं उसकी पोस्टिंग शहर के एक अस्पताल में हो गई। वह अब शहर में ही रहने लगी। कभी कभी छुट्टी लेकर या सप्ताहांत में घर आ जाती। घर आती तो पूरी तरह माँ का दुख दर्द बांटने का प्रयास करती। माँ बेटी एक दूसरे के दोस्त की तरह रहने लगी, जिसे देखकर शांता देवी के मन में भी खुशी के पुष्प खिल उठते। वह एक लंबी सांस लेकर मन ही मन सोचती, काश कि मैंने भी अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा दी होती। चलो कोई बात नहीं, बेटियां न सही, अब मैं अपने पोते पोतियों को ही अच्छी शिक्षा दूंगी। शीला की छोटी बहन नीला भी अब बड़ी हो गई है। अपनी दीदी के शहर रहने के कारण घर की जिम्मेदारी अब उसने अपने ऊपर काफ़ी हद तक ले रखी है। दीदी नहीं है तो दीदी की भूमिका निभाने का प्रयास करती रहती है। उर्मिला का बेटा नीलेश भी अब बड़ा होने लगा है। उसे भी उर्मिला अब अपना काम स्वयं करना सिखाने लगी है, जैसे स्कूल जाने से पहले जूते में पॉलिश करना, अपने कपड़े स्वयं इस्त्री करना, अपना बस्ता स्वयं जमाना आदि आदि काम उसे समझा दिया है। 12वीं की परीक्षा पास करने के पश्चात नीला ने शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ली। अब वह कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। नीलेश अब 12वीं कक्षा में आ गया। दीदी के हॉस्टल चले जाने के पश्चात अब माँ के कार्य में हाथ बटाने की जिम्मेदारी नीलेश पर थी। घर के छोटे छोटे कार्य में अपनी माँ का हाथ बटाने नीलेश आगे आता तो देखकर शांता देवी का मन खुशी से झूम उठता। वह मन ही मन कहने लगती, नया ज़माना है तो समय के साथ चलना भी तो आवश्यक है। कल को अगर इसकी बीवी नौकरी वाली हुई तो दोनों को मिलकर ही घर गृहस्थी संभालनी पड़ेगी, नहीं तो बेचारी बहू बाहर भी काम करेगी और घर में भी आकर काम करेगी तो कितनी थक जाएगी। आखिर वह भी तो इंसान है। मैंने उर्मिला के साथ जो गलती की है वह मैं पोते बहू के साथ नहीं होने दूंगी। लड़के को घर का काम काज सिखाना बहुत आवश्यक है। आज के ज़माने में लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा ही सोचने लग गई हूँ। नए ज़माने का तौर तरीका थोड़ा बहुत मुझे भी समझ में आने लगा है। अच्छा है शांता, तू भी अब समझदार हो गई है, पहले जैसे बुद्धि नहीं रही। समय इंसान को सब कुछ सिखा देता है। दोनों पोतियों की शादी करने के पश्चात शांता देवी चल बसी। पोते की शादी तक वह रुक न सकी। मन में इच्छा तो थी परंतु शरीर ने साथ नहीं दिया। या यूँ कह सकते हैं कि भगवान ने जितनी उम्र लिखी जी कर चल दी अपने रास्ते। सासू माँ के गुजर जाने के पश्चात घर की सारी जिम्मेदारी उर्मिला के कंधों पर पुनः एक बार आ पड़ी। वह थी तो छोटे छोटे कार्य संभाल लेती थी। कभी कोई किसी परेशानी वाली बात होती तो उनसे सलाह मशवरा कर लेती थी उर्मिला। अब तो एकदम अकेली हो गई। सासू माँ कभी कभी डांट जरूर देती थी परंतु घर में फिर भी कोई तो था जिससे अपना सुख दुख बांट लिया करती थी उर्मिला। लेकिन अब तो घर में कोई भी नहीं है जिससे दो बातें कर ले। बेटा भी इंजीनियरिंग करने शहर चला गया तो घर बहुत सूना सूना लगने लगा उर्मिला को। सप्ताहांत में पतिदेव घर आ जाते तो 2 दिन फिर भी मन लग जाता घर में। इंजीनियरिंग करने के पश्चात बेटे को जब शहर की किसी कंपनी में नौकरी लग गई तो उर्मिला को बहुत खुशी हुई। इस बार अपने पति के घर आने के पश्चात उसने
अपने मन की बात उनसे कह डाली। सुनिए जी, हमारा नीलेश अब ब्याहने लायक हो गया है, कमाने भी लगा है, उसके लिए लड़की देखनी शुरू कर दीजिए। आपके चले जाने के पश्चात घर काटने को दौड़ता है, मुझसे और सूनापन नहीं झेला जाता। लड़की तो मिल जाएगी, एक से बढ़कर एक। अब हमारा नीलेश इंजीनियर बन गया है, उसके मन की बात भी तो जानना ज़रूरी है। क्या वह शादी के लिए अभी तैयार है कि नहीं? अब की बार वह घर में आए तो तुम उसके मन को टटोलना। बड़ी समझदारी से उर्मिला के पति ने बात कही। ठीक है नीलेश, जब घर आएगा अब की बार तो मैं धीरे से बात छेड़ती हूँ, देखती हूँ उसके मन में क्या है। मन में खुशी और उत्साह का भाव लेकर उर्मिला ने कहा। अब की बार नीलेश घर आया तो उर्मिला ने उसके सामने मन की बात रखी। अब तो तू कमाने लगा है बेटा, और शादी के लायक भी हो गया है। तेरे लिए लड़की देखनी शुरू कर दी हमने। हम दोनों चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दें। अब तुम्हारी क्या इच्छा है यह जानना चाहते हैं हम। अचानक शादी की बात सुनी तो नीलेश थोड़ा सकपका गया। उसने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, माँ थोड़ा सा रुक जाओ, अभी अभी तो नौकरी लगी है, मुझे थोड़ा संभल जाने दो। लड़की देखने की बातें सुनकर चिंता में पड़ गया नीलेश, क्योंकि अपने ऑफिस के एक लड़की मोनिका से प्रेम करता है वो। यह बात वह किसी से अब तक बता नहीं पाया। घर बहुत सुना सुना लगता है बेटा, तुम सब चले जाते हो, फिर अकेली घर में रहना बहुत बुरा लगता है मुझे। घर में बहू आ जाएगी तो रौनक आ जाएगी। उर्मिला ने बड़ी उम्मीद लगाकर बेटे की ओर देखकर कहा, माँ मैं आप दोनों से बताने वाला था परंतु बता नहीं पाया। मेरे लिए लड़की मत देखो, मैंने एक लड़की पसंद की है, अपने ऑफिस में ही है और बहुत अच्छी है। उसका नाम मोनिका है। शादी मैं उसी से करना चाहता हूँ। नीलेश ने शब्दों को चबाते हुए धीरे धीरे कहा। लड़की से प्रेम करता है सुनकर उर्मिला की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और आश्चर्यचकित होकर बेटे की ओर देखने लगी। लड़की अपनी जात बिरादरी की है ना माँ? अब ज़माना बदल गया है, जात बिरादरी कौन देखता है। लड़की और उसके घर वाले अच्छे होने चाहिए। मोनिका और उसके घर वाले पढ़े लिखे हैं और काफ़ी सुलझे हुए हैं, नीलेश ने जानकारी देते हुए कहा। लड़की कहाँ की है, शहर की या गांव की? लड़की तो शहर की है बेटा, शहर की लड़की गांव में आकर कैसे रहेगी? अब गांव में हमेशा थोड़ी रहेगी वो। बेटे की बात सुनकर उर्मिला चिंता में पड़ गई। मन ही मन सोचने लगी, ये क्या कह रहा है नीलेश? बहू गांव में नहीं रहेगी तो फिर कहाँ रहेगी? इसका मतलब नीलेश ने पहले से ही सोच लिया है कि बहू को अपने साथ ही ले जाएगा, फिर तो मैं अकेली ही रह जाऊंगी। तो तुमने पहले ही सोच लिया, शादी के बाद बहू को अपने साथ ही ले जाओगे? यही तो होता है माँ। दोनों चाचा अपनी अपनी पत्नियों को लेकर शहर गए कि नहीं? पर मैं तो कभी तुम्हारे पापा के साथ नहीं गई, पूरी उम्र गुजार दी गाँव में रहकर। तुम्हारे दादा दादी की सेवा करती रही। क्या मैंने कोई बुरा काम किया है? उर्मिला की आंखें छलछला गई। माँ वो गांव में रहना नहीं चाहेगी, शहर की लड़की, और वह भी पढ़ी लिखी लड़की है। वह भी तो नौकरी करती है, नौकरी छोड़कर गांव में कैसे रहेगी? पहले का ज़माना और था, तुम्हारी बात भी और थी। तुम गांव की थी और दादा दादी की देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत तो थी ना। हाँ तू ठीक ही कह रहा है, मैं तो भूल ही गई थी कि लड़की नौकरी वाली है तो कैसे रहेगी मेरे पास। ठीक है, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। एक दीर्घ श्वास छोड़ते हुए उर्मिला ने कहा। माँ जीवन भर तुम गांव में रही, अब तो पापा के पास जा सकती हो। 2-1 साल पापा के पास रहकर शहर में देख लो कि शहर की ज़िंदगी कैसी है। शहर चली जाऊंगी तो गांव का मकान कौन देखेगा? मकान में ताला लगा देना, मकान कहीं भागे नहीं जा रहा है, पुश्तैनी मकान है। तुम्हारे दादा दादी की यादें जुड़ी हुई हैं इस मकान से, उन्होंने बड़ी मेहनत से यह मकान बनवाया है, कैसे खाली छोड़कर चली जाऊं? समय के साथ कभी कभी इंसान को बदलना चाहिए माँ। इंसान अगर सीधा खड़े रहे तो टूटने का डर रहता है, इसलिए लचीना होना चाहिए। पापा के रिटायर होने के लिए बस 2 ही साल तो बचे हैं। 2 साल शहर में रह लो, देख लो शहर की ज़िंदगी कैसी है। पापा के रिटायर होने के बाद फिर दोनों मिलकर गांव में आकर रहना। हम तो गांव में आते जाते रहते हैं, आप लोगों से मिलना हो ही जाता है। कभी कभी आप भी शहर में हमारे पास आकर रहना। गांव से शहर अब ज़्यादा दूर तो है नहीं, इसलिए आने जाने में कोई परेशानी भी नहीं है, बातें समझाते हुए नीलेश ने कहा। ठीक है, तेरे पापा आएंगे तो उनसे बात करूंगी, देखते हैं वो क्या कहते हैं। मन में थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी निराशा का भाव लेकर उर्मिला उठकर अपने काम के लिए चल दी। नीलेश की शादी आखिर मोनिका से तय हो जाती है। घर में शादी की धूम मची हुई है।
इस बार सारी जिम्मेदारी उर्मिला के कंधों पर नहीं है, क्योंकि दोनों बेटियां आ गई थी शादी में मां का हाथ बटाने के लिए। गांव से बारात लेकर शहर जाना है। बाराती कौन कौन होगा? गांव से कुछ लोग जाएंगे और कुछ नीलेश के दोस्त और ऑफिस के लोग हैं। भाई की शादी में दोनों बहनें बाराती में शामिल न हो, ऐसा कभी हो सकता है भला? दोनों बहनें बहुत खुश हैं कि भाई की शादी में बाराती बनकर जाना है। दोनों ने शहर से अपने लिए नए कपड़े एवं श्रृंगार के सामान लेकर आए। उर्मिला ने दोनों से कह दिया था, तुम लोग अपनी मर्जी से कपड़े खरीद कर ले आना। मोनिका के पापा ने बारातियों के ठहरने एवं उनके खान पान से लेकर तमाम चीज़ों में काफ़ी खर्च किया, ताकि कोई कह न सके कि बेटी की शादी में यह कमी रह गई और वो कमी रह गई। बहुत ही अच्छे ढंग से खुशी भरे माहौल में शादी हो जाती है। उर्मिला ने भी दुल्हन का स्वागत बहुत दिल खोल कर किया। स्वागत में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए गांव से ही कुछ औरतों को उसने अपने घर में बुला लिया था। पूरे रस्मों रिवाज निभाते हुए बहू का गृह प्रवेश हुआ। उर्मिला का मन आनंद से झूम उठा कि घर में बहू आ गई। बहू का मुखड़ा देखा तो उर्मिला की खुशी दोगुनी हो गई, क्योंकि बहू बहुत सुंदर है। उसने सबके सामने ही अपनी खुशी जाहिर कर दी। ईश्वर दोनों की जोड़ी बनाए रखे, मेरी बहू की सुंदरता को कभी कोई आँच न आए। बहुत सारे गहने, भारी भरकम कपड़े पहनकर नई नवेली दुल्हन पसीने से भीग गई और परेशान हो उठी। आज के ज़माने में भला इतना भारी भरकम गहने और कपड़े पहनकर कौन सी लड़की आरामदायक महसूस करेगी? लड़कियों को तो सलवार कुर्ता या फिर जीन्स टॉप पहनने में ही ज़्यादा मज़ा आता है। 2 दिन तो मोनिका ने सब्र कर लिया, परंतु तीसरे ही दिन साड़ी और गहने उतार कर सुबह सुबह सलवार कुर्ती पहन ली। अपने सास ससुर को सम्मान देने के लिए उनके सामने सिर पर दुपट्टा ज़रूर रख लिया। माँ ने जो बातें सिखाई थी उसका उसने मन से पालन किया। उर्मिला ने जैसे बहू को बिना गहने और साड़ी के देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे बहू का यह रूप देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह तत्क्षण बोल पड़ी, अरे बहू, अभी तो तुम नई नवेली दुल्हन हो, साड़ी में और गहनों में ही अच्छी लगोगी। सारे गहने भी उतार दिए और साड़ी भी उतार दी, यह तो अच्छी बात नहीं है। गांव के लोग देखेंगे तो बहुत बुराई करेंगे। गांव में ऐसा नहीं चलता बहू, आखिर हमारी भी कोई इज्जत है और गांव के लोगों की भी इज्जत है। सासू माँ की बातें सुनकर मोनिका ने धीरे से इतना कहा, मम्मी, साड़ी पहनकर दम घुट रहा था और गहने भी बहुत भारी भारी लग रहे थे, इसलिए मैंने उतार दिए। 2 दिन तो हो गए हैं, अब मुझसे इतनी भारी साड़ी और गहने नहीं पहने जाते। हमारी तो सारी उम्र गुजर गई साड़ी में बहू, और गहने भी जितना पहनना होता है ज़रूर पहनते हैं। तुम तो 2 दिन में ही थक गई, ऐसा कैसे चलेगा? थोड़ी सी रुखाई से कहा उर्मिला ने। माँ की बातें बड़ी बेटी शीला के कानों में पड़ी तो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी भाभी का पक्ष लेते हुए कहा, मम्मी, आप कैसी बातें करती हो? अपने ज़माने से आज के ज़माने की तुलना कर रही हो? क्या तुम्हारे ज़माने में लड़कियां सलवार कुर्ती पहनती थीं, जीन्स टॉप पहनती थीं? नहीं ना। लड़कियां कॉलेज जाती थीं, नौकरी करती थीं, नहीं ना। अब भाभी को परेशानी हो रही है तो परेशान रहे, ऐसा आप चाहती हो? जिसमें उनको अच्छा लगे वह कपड़े पहनने लिए तो क्या हो गया? वैसे सलवार कुर्ती में क्या बुराई है माँ, पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। रही बात आप लोगों को और गांव वालों को सम्मान देने की, तो उसने अपने सिर पर दुपट्टा तो रखा है ना, और क्या उम्मीद करती हो? बेटा, यह गांव है, शहर नहीं। शहर में जाकर जैसे भी रहे, परंतु जब तक गांव में रहेगी तब तक गांव के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। लोग बहुत बातें बनाएंगे, तुम्हें मालूम नहीं है गांव के लोग कैसे हैं? थोड़ी चिढ़ते हुए उर्मिला ने जवाब दिया। मम्मी, गांव के लोगों की बात छोड़ो, सारे गांव के लोगों को खुश करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लोगों को जो कहना है कहने दो। भाभी को परेशानी हो रही है साड़ी से, तो उसने साड़ी उतार दी और सलवार कुर्ती पहन ली। अब जिसको जो कहना है कहे, मैं तो भाभी को परेशान नहीं होने दूंगी। आप अपने विचार बदलो, थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए शीला ने कहा। तू तो बिल्कुल भाभी की तरफदारी कर रही है, ज़रा मेरे लिए भी सोच। बहू तो कल शहर चली जाएगी, गांव में तो मुझे ही रहना पड़ेगा। उर्मिला ने भी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए जवाब दिया। आपको किसने कहा कि आप हमेशा गांव में ही रहो? अब तो घर में कोई भी नहीं है, तो आप क्यों नहीं चली जाती पापा के पास? वहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। आप तो अपने ही जिद पर अड़ी हुई हो कि गांव में ही रहना है। नीलेश ने भी आपको बहुत समझाया, परंतु आप अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। गांव में रहना है, घर की देखभाल करनी है तो करो जिसमें आपको शांति मिलती है। हाँ हाँ, मैं वही करूँगी जिसमें मुझे शांति मिलती है। मुझे इसमें शांति मिलती है कि बहू बहू जैसी ही रहे, आते ही शहर जैसी बनने की कोशिश न करे।
माँ की बात सुनकर शीला का धैर्य जवाब देने लगा तो वह जोर से बोल पड़ी, आप तो बिल्कुल सासू माँ बन गई हो। अपना ज़माना भूल गई हो क्या कि किस तरह दादी आपको परेशान किया करती थी और आप बैठकर रोती थी। अब क्यों आप वह सब बातें भूल गई हो? वही सब दोहरा रही हो आप, जो एक अशिक्षित और गांव की सास अपनी बहू के साथ करती है। आप में और दादी में फ़र्क ही क्या है? मैंने तो सोचा था मेरी माँ अपनी बहू को बहुत प्यार से रखेगी, अपनी बेटी जैसी, परंतु नहीं, आप तो बिल्कुल पूरी सासू माँ बन गई और बहू को बहू ही समझने लग गई हो, बेटी नहीं। शीला की बातें सुनकर उर्मिला को अपना अतीत याद आ गया। जब वह पहली बार बहू बनकर घर आई थी तब सास ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। वह मन ही मन कहने लगी, नहीं नहीं, मैं वह सब नहीं दोहराऊंगी जो मेरी सास ने मेरे साथ किया है। सही कह रही है शीला, फिर मुझ में और मेरी सासू माँ में क्या फ़र्क रह जाएगा। मैं अपनी बहू को अपनी बेटी जैसी रखूँगी। उसे जैसा पसंद है वह रह सकती है, वह उसका ही घर है। अभी से उसके साथ ऐसा व्यवहार करूँगी तो अच्छा रिश्ता कभी नहीं जुड़ पाएगा। मैं तो चाहती हूँ हम बहू सास न रहकर माँ बेटी का रिश्ता जोड़ लें। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी बेटा, नहीं तो मुझसे गलती हो जाती। मोनिका मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी समान है और यह घर उसका है। वह जैसा चाहे वैसे रह सकती है, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा उसे। आज एक बहुत बड़ी भूल होने से तुमने मुझे बचा लिया शीला बेटा। उर्मिला ने दोनों को दो बाहों में भर कर बारी बारी से दोनों के माथे पर स्नेह चिन्ह अंकित कर दिया। उसका मन खुशी से भर उठा, जिसकी आभा उसके मुखमंडल पर स्पष्ट झलक रही थी। अपनी सासू माँ से ढेर सारा प्यार पाकर एवं उनका सच्चा मन देखकर मोनिका की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। आज तो उसका हृदय भी द्रवित हो उठा। ससुराल में कैसा वातावरण है, कैसा व्यवहार मिलेगा, सोचकर उसके हृदय में भी एक डर बैठा हुआ था। एक तो वह शहर में पली बढ़ी, गांव से उसका कोई नाता ही नहीं रहा। गांव का माहौल कैसा है यह उसे पता ही नहीं था, परंतु अपनी ननद शीला का अच्छा व्यवहार देखकर उसे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। मन से सारा डर धीरे धीरे निकल गया और ससुराल में वह खुल गई। मोनिका ने भी मन ही मन सोचा, जब सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतनी आज़ादी दी है, तो मुझे भी इनका सम्मान दिल से करना चाहिए। सचमुच गांव के लोग बड़े अच्छे दिल के होते हैं, यह बात तो मुझे गांव आकर ही पता चली। मोनिका अब हर रोज़ सुबह सुबह उठ जाती, नहा धोकर तैयार हो जाती है और सबसे पहले पूजा पाठ करती है। सासू माँ को यह सब करते हुए देखा तो स्वयं भी उनका अनुसरण करने लगी। हर रोज़ सलवार कुर्ती पहनती है, परंतु सिर पर दुपट्टा रखना कभी नहीं भूलती। उसे समझ में आ गया कि गांव में सिर पर पल्लू रखने का रिवाज है, जिसे सम्मान का एक प्रतीक माना जाता है। मोनिका पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, उसने समझदारी से काम लिया। उर्मिला ने जब अपनी बहू मोनिका की दिनचर्या देखी तो मन ही मन प्रफुल्लित हुई। अपनी बहू के प्रति मन में फिर ज़्यादा प्यार उमड़ आया। मन ही मन खुश होकर कहने लगी, बहुत समझदार लड़की है, बहुत प्यारी भी है। मैंने उसके लिए न जाने क्या क्या सोचा था। शहर की लड़की है, कैसी होगी, नखरे करने वाली, ज़िद्दी होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं। इंसान न जाने क्यों अपने मन में भ्रम पाल लेता है, दूसरे को बारे में राय बनाना शुरू कर देता है, कुछ देखे बगैर, कुछ जाने बगैर। यह बात किसी रिश्ते के लिए कतई उचित नहीं होती। कभी कभी मन के कुविचार रिश्तों के बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं, रिश्तों में कड़वाहट घुलने लगता है। मम्मी जी, आज नाश्ते में क्या बनाना है? नाश्ता आज मैं बनाऊंगी, दीदी के संग मिलकर। मोनिका की आवाज़ कानों में पड़ते ही उर्मिला की तंद्रा भंग हुई। हाँ हाँ बहू, कुछ कहा तुमने? हड़बड़ी में उर्मिला ने पूछा। जी मम्मी जी, मैंने कहा नाश्ते में क्या बनाना है। नाश्ता तो शीला बना लेगी बहू, तुम अभी नई नई दुल्हन हो, अभी इतनी जल्दी तुम्हें रसोई घर में जाने की ज़रूरत है भला? हम लोग हैं ना। नहीं मम्मी जी, बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ, इसी बहाने मैं नाश्ता बनाना भी सीख लूँगी। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना तो नहीं आता, अभी मुझे बहुत कुछ आपसे सीखना है। आज सबके लिए आलू के पराठे बना लो, सब लोग दही और अचार के साथ खा लेंगे, और सबके लिए अदरक वाली चाय बना लो। आलू के पराठे? मेरी मम्मी आलू के पराठे बहुत अच्छा बनाती हैं, मुझे भी सिखाया था, परंतु अच्छे से बेलना नहीं आता। मेरे से गोल नहीं बनते पराठे, अब मैं कैसे बताऊं? कोई बात नहीं, शीला दीदी से सीख लूँगी। बहू को चुप देखकर उर्मिला भी थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं बहू, शीला बना लेगी, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी, अभी इतनी जल्दी क्या है। सासू माँ की बातें कानों में पड़ते ही मोनिका को होश आया।
नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे आता है, परंतु बेलते समय कभी कभी बिखर जाते हैं, गोल नहीं बन पाते। वही बातें सोच रही थी मैं शीला दीदी से सीख लूँगी, दोनों मिलकर बना लेंगे, आप चिंता मत करिए, शर्माते हुए मोनिका ने कहा। शीला, आज आलू के पराठे किसने बनाए? क्या तुम्हारी मम्मी ने आलू के पराठों में घी की जगह पर सोना डाल दिया है? बड़े स्वादिष्ट बने हैं आज आलू के पराठे, शीला के पापा सूर्यकांत ने खुश होते हुए कहा। आवाज़ कानों में पड़ते ही उर्मिला खुशी से बोल पड़ी। आलू के पराठे आज मैंने नहीं बनाए और न ही घी की जगह पर सोना डाला है। आज आपकी बहू ने आलू के पराठे बनाए हैं, तभी तो इतने स्वादिष्ट बने हैं। खुशी से मुस्कुराते हुए उर्मिला ने जवाब दिया। बात मोनिका के कानों में भी पड़ी। अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी मोनिका। ससुराल में आकर पहली बार तो मैंने कुछ बनाया है, वो भी आलू के पराठे। मेरे लिए तो यह बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी थी, परंतु मैं उत्तीर्ण हो गई। पत्नी की तारीफ सुनकर नीलेश भी मन ही मन खुश हो रहा था। वह सोचने लगा, मोनिका ने इतने अच्छे आलू के पराठे बनाए, परंतु वह तो हमेशा यही बोलती रही कि मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता। चलो, ससुराल में आकर पहली परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो ही गई, आगे सभी अच्छा ही होगा। नीलेश नाश्ता करके जब अपने कमरे में गया तो देखा मोनिका होठों पर मंद मंद मुस्कान लेकर बैठ कर न जाने क्या सोच रही थी। क्या बात है भाई, आज तो तुमने कमाल कर दिया, इतने अच्छे स्वादिष्ट पराठे बनाए, सब लोग खुश हो गए। पर तुमने तो बताया था कि तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं, मुझे ही बेवकूफ़ बनाती रही तुम। बड़ी चालाक हो, अपने पति को बेवकूफ़ बना रही हो, झूठ बोल रही हो ताकि मैं कोई फरमाइश ना करूं। बड़ी होशियार निकली। मैं किसी को बुद्धू नहीं बना रही हूँ, सचमुच मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता। वो तो आज शीला दीदी ने मुझे पराठे बनाने सिखा दिए, उनके साथ मिलकर बनाए हैं, तभी तो इतने स्वादिष्ट बने हैं। भोलेपन से मोनिका ने जवाब दिया। चलो, आगाज़ अच्छा है तो अंत भी अच्छा ही होगा। नीलेश मोनिका को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। टच वुड, आपकी बात 100% सच निकले, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। मैं इस घर में खुशी और सुख शांति देखना चाहती हूँ। घर के सब लोग बहुत अच्छे दिल के हैं, सचमुच मुझे बहुत अच्छा घर मिला है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। भावुकता में मोनिका की आंखें छलछला आई। उसने नम आँखों से नीलेश की ओर देखा तो नीलेश ने उसे खींचकर अपने बाहों में भर लिया। मोनिका ने अपना सिर नीलेश के सीने पर रख दिया। अब बारी बारी से एक एक करके विदाई सबकी होने लगी। पहले नीला की विदाई हुई, वह अपने ससुराल पहुंच गई। फिर शीला की विदाई हुई। आज बारी है नीलेश और घर की बहू मोनिका की विदाई की। दोनों की विदाई देते समय उर्मिला की आंखें पुनः एक बार नम हो गई। ये आंखें हैं न जाने क्यों संतानों को जाते हुए देखकर भावुक हो जाती हैं। लाख इन आँखों को समझाओ पर बात समझ में ही नहीं आती है। मन की भावना पिघल कर आँखों के रास्ते निकलने के लिए बेताब हो जाती है। मोनिका मायके जा रही है, उसका मन तो बाग बाग हो रहा है, खुशियों के पुष्प खिलकर, परंतु फिर भी न जाने क्यों सासू माँ की आंखों में अश्रुनीर देख कर मन द्रवित हो उठा और आंखों की कोरें भी गीली होने लगी। मोनिका सासू माँ के चरण स्पर्श करने के लिए जैसे ही झुकने लगी, उर्मिला ने उसे बाहों से पकड़कर अपने गले लगा लिया और कहा, इतने दिन न जाने कैसे बीत गए तुम सबके साथ, पता ही नहीं चला। खुशियों के पुष्प पे सारा घर महक रहा था। एक एक करके सब चले गए और पूरा घर खाली हो गया। आज मैं पुनः एक बार अकेली हो गई हूँ बहू, दोबारा जल्दी लौट कर आना, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। कहते कहते उर्मिला का गला भर आया। मम्मी जी, ज़रूर मैं लौट कर जल्दी आऊँगी, परंतु इस बार आप अकेली नहीं रहेंगी, आपको हमारे साथ चलना होगा। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, घर गृहस्थी भी सीखनी है और अच्छे अच्छे पकवान बनाना भी सीखना है। अब तक तो पढ़ाई और नौकरी के साथ मैंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु अब समय आ गया है, मुझे यह सब सीखना चाहिए। मन भी करता है कि मैं अच्छे अच्छे पकवान बनाऊं और सबको खिलाऊं। हाँ माँ, हम लोग जल्दी लौट कर आएंगे, आपको ज़्यादा देर तक अकेला नहीं रहने देंगे। इस बार ज़रूर चलना होगा हमारे साथ। अब जिद मत करना गांव में रहने की। 1 साल बाद पापा भी रिटायर हो जाएंगे तो दोनों को हमारे पास आकर रहना पड़ेगा। कुछ समय के बाद फिर आप गांव में भी आकर रह सकती हैं। बड़ी ही समझदारी के साथ नीलेश ने माँ को समझाया। बच्चों के चले जाने के पश्चात उर्मिला को घर बहुत सूना सूना लग रहा था। घर के कोने कोने में बच्चों की यादें बसी हुई थी। जब भी बच्चों की याद आती है उर्मिला की आंखें नम हो तो यह संभव ही नहीं होता। उर्मिला की यह हालत देखकर अब की बार उसके पति सूर्यकांत ने मन बना लिया, इस बार उर्मिला को साथ लेकर जाएंगे, नहीं तो रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लेगी।
एक जगह चुपचाप बैठकर आंखों में आंसू लिए उर्मिला कुछ सोचने में मगन थी। उसके पति सूर्यकांत ने आकर कहा, उर्मिला छोड़ो या रोना धोना, बच्चे बहुत अच्छे से रह रहे हैं, रोने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। चलो अपना सामान समेट लो, कल हमें भी निकलना है शहर के लिए। उर्मिला ने अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, आपका बैग तो तैयार है और क्या सामान समेटना है? तुम्हारा अपना बैग भी तैयार कर लो। मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे अपना बैग क्यों तैयार करना है? आश्चर्य व्यक्त करते हुए उर्मिला ने कहा, क्योंकि उसके पति ने उसे बताया ही नहीं था कि उसे भी शहर जाना है। उर्मिला को इस बार सरप्राइज देने वाला था सूर्यकांत, इसलिए पहले कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि बच्चे चले जाएंगे तो वह रोनी सूरत लेकर बैठ जाएगी, अगर सरप्राइज दूंगा तो खुश हो जाएगी। उर्मिला को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके पति ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम शहर चलो। इस बार जरूर नीलेश पापा को समझा कर गया होगा कि मम्मी को अकेला ना छोड़ें, उन्हें शहर ले जाओ। पति की बात सुनकर उर्मिला ने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर एक मुस्कान लेकर कहा, मुझे भी इस बार शहर ले जाएंगे आप? हाँ, विश्वास नहीं हो रहा मेरे ऊपर? विश्वास भी कैसे होगा, कभी तुम्हें कहा ही नहीं मैंने कि तुम शहर चलो। परंतु इस बार तो नीलेश ने मुझे पूरी तरह बदल दिया, मेरी सोच ही बदल गई। मैंने आज तक कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे उर्मिला। मुझे तुम्हारे हर सुख दुख में साथ देना चाहिए था, परंतु न जाने क्यों इस तरह का विचार कभी मन में आया ही नहीं। इस बार नीलेश ने मुझे कई बातें कहकर झकझोर दिया, तो मैंने बैठकर सोचा तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी जब तुम अपने मन की बातें किसी से कह नहीं पाती और आंसू बहाती रहती हो। अपने पति से मन की बातें नहीं कहोगी पत्नी तो किससे कहेगी? चलो अभी भी देर नहीं हुई, वैसे भी कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। एक हल्की सी हंसी बिखेरती हुई सूर्यकांत ने कहा। शहर आकर उर्मिला ने अपने पति का घर देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। पूरे घर में सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। आते ही वह घर को समेटने में लग गई तो उसे देखकर सूर्यकांत ने कहा, कर लेना, अभी तो तुम्हें यहीं पर रहना है और इसी घर को ही संभालना है। अभी अभी तो हम आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लो। आज मैं तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ, हमेशा तुम मेरी सेवा करती हो, आज मुझे सेवा करने का अवसर दो। पहली बार पति की ऐसी बातें सुनकर उर्मिला शर्मा गई। शर्माते शर्माते ही कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? सेवा करना है तो मेरा धर्म है, आप बैठ जाइए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। यही तो हम गलत करते हैं उर्मिला, सेवा करना केवल पत्नी का धर्म नहीं होता, पति का धर्म भी होता है। नीलेश की बातें सुनकर ही मेरी आंखें खुली हैं। सचमुच आज की युवा पीढ़ी की सोच हम लोगों से काफ़ी भिन्न है। नीलेश और मोनिका दोनों नौकरी करते हैं तो एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं और सहायता करने में कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए। जो जीवन का आवश्यक अंग है उसे तो निभाना ही पड़ेगा। चलो देर से आंखें खुली पर खुल तो गई। हमारे समाज में हम केवल बेटियों को सेवा की बातें सिखाते हैं, बेटों को नहीं। यह गलत संस्कार बचपन में ही पड़ जाता है। माता पिता दोनों की जिम्मेदारी होते हैं, बेटा बेटी दोनों को सही शिक्षा दें जैसे तुमने दिया। मेरी माँ ने भी अगर ऐसी शिक्षा दी होती तो तुम्हें मुझसे मन खोलकर बातें करने में कभी हिचकिचाहट नहीं होती और न ही मैं तुम्हारी बातें अनसुनी करता। हमारे ज़माने में पिता पुत्र के बीच में बहुत फासला हुआ करता था। मैं तो अपने पापा से हमेशा दूरी बना कर रखता था, कभी भी उनसे खुलकर कोई बात नहीं कर पाया। उन्होंने भी कभी फासला कम करने का प्रयास नहीं किया। लगता था खुलकर बातें करेंगे तो इज्जत में कहीं कमी न हो जाए या फिर वह नाराज न हो जाएं। पिता पुत्र के बीच में अहंकार जैसा कोई शब्द नहीं आना चाहिए। यह बातें मुझे नीलेश ने समझाया। दोनों के बीच में एक दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए ताकि मन में कोई बात गांठ बनकर न रह जाए और दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई न बन जाए। एक ही सांस में सारी बातें कह गया सूर्यकांत। आज उसे पहली बार उर्मिला से जी भरकर बातें करने का मन कर रहा था। मन में पड़ा हुआ गांठ जैसे आज खुल गया हो। आज पहली बार उर्मिला अपने पति के मुख से ऐसी बातें सुनकर हैरान सी अपने पति की ओर देखने लगी। पहली बार उनके हाथ की बनी चाय पी रही थी। उसका मन खुशी और आत्मसंतुष्टि के भाव से भर उठा। माँ को पापा अपने साथ शहर लेकर गए। यह बात जब नीला शीला और नीलेश को पता चली तो तीनों बहुत खुश हुए। क्यों ना खुश हों, माँ अकेली गांव में रहती थी। यह बात तीनों को बहुत सताती थी। एक चिंता हमेशा मन को सालती रहती थी, कहीं माँ की तबीयत खराब न हो जाए या फिर रात को अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा। तीनों अब चिंता मुक्त हो गए और बहुत खुश भी हैं। अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश है तो वह है उर्मिला।
यह नया परिवर्तन, नया जीवन उर्मिला को बहुत भा रहा था। वह तो खुशी खुशी शहर के घर को अपने हिसाब से सजाने संवारने में लग गई। आस पड़ोस के लोगों से भी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई और उम्मीद है दोस्ती भी आगे हो जाएगी। कभी कभी उर्मिला को गांव की घर की याद आती है, क्योंकि उसी घर में वह छोटी सी उम्र में बहू बनकर आई थी। तब से लेकर अब तक का जीवन उसी घर में बीता और घर के कोने कोने से, बचपन से इस उम्र तक की सारी यादें जुड़ी हुई है। अम्मा और बाबूजी के साथ बिताए कुछ खट्टे मीठे पल दिल में बसे हुए हैं। उर्मिला अपने काम में मगन थी। अचानक पति सूर्यकांत ने आकर आवाज़ दी, उर्मिला उर्मिला कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो? अरे शीला का फ़ोन आया है, लो शीला से बात कर लो। शीला का फ़ोन आया है सुनकर उर्मिला सारे काम छोड़कर दौड़ कर आई और फ़ोन ले लिया। हेलो शीला बेटी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ मम्मी, आप कैसी हो? शहर में आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, पर गांव की याद बहुत आती है। पता नहीं कैसा पड़ा होगा गांव का घर। मम्मी, आप शहर आ गई हो तो शहर के घर के साथ खुश रहो, खुश होकर ज़िंदगी जियो। गांव के घर को कब तक याद कर कर के परेशान होती रहोगी? हाँ, तू ठीक ही कह रही है। तेरे पापा के साथ रहने का मौका ज़िंदगी में पहली बार आया है। मुझे यहीं पर खुश रहना चाहिए। इस पल को अच्छे से जियो। कुछ महीनों के बाद गांव चली जाना, एक बार पापा के साथ जाना और पापा के साथ ही फिर आ जाना। अब आपको अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को बहुत चिंता होती है मम्मी। मैं और नीला दोनों ने मिलकर तय किया है कि आपके पास आकर कुछ दिन रहेंगे, खूब मज़ा करेंगे। शीला और नीला की आने की बात सुनकर उर्मिला खुशी समेट नहीं पा रही थी। बहुत खुश होकर उसने कहा, क्या क्या कहा तुमने? तुम दोनों आ रही हो मेरे पास, आकर रहना चाहती हो? यह तो बहुत अच्छा किया बेटा, तुम दोनों की बहुत याद आ रही है मुझे। एक बात है शीला बेटा, तुम्हारा अभी 9वां महीना चल रहा है। तुमने क्या सोचा डिलीवरी के बारे में? मैं तो तुम्हारे पास आकर रह नहीं पाऊंगी। तुम मेरे पास ही आ जाओ छुट्टी लेकर। कुछ महीने मेरे पास ही रहना। अपने सासू माँ और ससुर जी से पूछकर सारे कार्य करना बेटा। उनका दिल नहीं दुखना चाहिए, समझी? हाँ माँ, उनसे पूछकर मैंने और रमेश ने मिलकर तय किया है कि डिलीवरी तुम्हारे पास ही कराएंगे और कुछ महीने तुम्हारे पास ही रहेंगे। बहुत मन कर रहा है तुम्हारे पास आने का, तुम्हारे हाथ से बने स्वादिष्ट खाना खाने का। अच्छा हुआ तुम पापा के साथ शहर आ गई। गांव में रहती तो तुम्हारे पास आना संभव नहीं हो पाता। यह तो बताया ही नहीं बेटा कि कब आ रही हो तुम दोनों। बस मम्मी, इसी रविवार को हम दोनों आ रहे हैं, बस 2 दिन बचे हुए हैं। ठीक है बेटा, अच्छे से आ जाओ और अपनी तबीयत का ध्यान रखना। बाकी आने के बाद बहुत सारी बातें करेंगे मिल बैठकर। अच्छा माँ, फिर मैं रखती हूँ फ़ोन। तुम भी अच्छे से रहना, खुश रहना। अच्छा बेटा। उर्मिला के चेहरे पर खुशी की लालिमा देखकर सूर्यकांत ने पूछा, क्या बात है, इतनी खुश दिख रही हो बेटी से बात करके? मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत खुशी की खबर है। शीला और नीला दोनों आ रही हैं मेरे साथ रहने के लिए। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आ रही हैं दोनों। वैसे आपको तो पता ही है, शीला का 9वां महीना चल रहा है। डिलीवरी मेरे पास रहकर कराना चाहती है। मैंने भी कह दिया डिलीवरी के बाद कुछ महीने मेरे पास रहना, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्यों जी, ठीक कहा ना मैंने? ठीक ही नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने। मैं भी सोच ही रहा था कि शीला को बुलवा लेंगे, पर अच्छा ही हुआ उसने खुद ही तय कर लिया आने के बारे में। शीला और नीला आई तो उर्मिला दोनों बेटियों में ऐसे रम गई कि समय का पता ही नहीं चला। देखते ही देखते डिलीवरी का समय आ गया। नर्स ने आकर जब उर्मिला को बताया कि शीला ने एक बेटे को जन्म दिया तो उर्मिला का तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। पहली बार नानी बनने का एहसास इतना सुखद होता है, यह उर्मिला को अब पता चला। यह एक ऐसी खुशी है जिसको समेटना मुश्किल होता है और किसी से कहना भी मुश्किल। उसका मन खुशी के झूले में झूलने लगा। उससे सब्र करते नहीं बन रहा था कब डॉक्टर परमिशन दे और जाकर अपने नाती का प्यारा सा मुखड़ा देखें। उर्मिला अपने नाती की देखभाल में ऐसे रम गई कि सुबह और शाम का पता ही नहीं चलता। कब सूरज पूरब से उगता और पश्चिम में कब ढल जाता है, यह तो ढलने के बाद ही पता चलता है, जब चारों ओर अंधेरा होने लगता है। देखते ही देखते 6 महीने हो गए और शीला के जाने का समय आ गया। इन 6 महीनों को उर्मिला ने भरपूर जिया। एक बार पुनः जैसे नाती के साथ साथ स्वयं का बचपन भी लौट आया था। नाती को कब खिलाना है, कब नहलाना है, कब उसके साथ खेलना है, बस रात दिन इसी में समय कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। शीला को लेने उसका पति रमेश आया है। उसको विदा करते समय फिर उर्मिला की आंख की नम होने लगी।
ये आंखें हैं कि नम हुए बिना मानती ही नहीं। पहले तो केवल शीला को विदा करना होता था, परंतु अब तो उसके साथ दिल का टुकड़ा नाती को भी विदा करना पड़ रहा है। फिर ये आंखें नम हुए बिना कैसे मानेंगी? अपने नाती को गिली आंखों से विदा करते हुए उर्मिला का दिल का कोना फिर एक बार सूना हो गया। उर्मिला का मन समझने को तैयार ही नहीं था कि यही जिंदगी है, कभी खुशी तो कभी गम, कभी मिलना तो कभी बिछड़ना। उर्मिला का भोला मन इस सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं होता। पति के घर आने पर शाम को उर्मिला ने मन की बात छेड़ दी। सुनिए जी, चलिए ना, कुछ महीनों के लिए गांव चलते हैं। शीला और चीनू के जाने के बाद घर बहुत सूना सूना लग रहा है, दीवारें जैसे काटने को दौड़ती हैं। आप तो घर में नहीं रहते, मुझे दिन भर घर में ही रहना पड़ता है। गांव में तो कई लोग मिलने जुलने आ जाते हैं, बातें हो जाती है। शहर में ऐसा कहाँ संभव हो पाता है। गांव में मेरी बचपन की सहेलियां भी हैं, उनके साथ समय कट जाता है। घर की देखभाल की भी आवश्यकता है, चलकर देखते हैं घर की क्या हालत है। चलेंगे, रिटायरमेंट का बस 1 महीना रह गया है, 1 महीना और रुक जाओ, फिर हम कुछ महीनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए ही गांव जाकर रहेंगे। बच्चे आते जाते रहेंगे गांव में, मेरा भी गांव में मन लग जाता है। बचपन के दोस्त गांव में ही तो हैं। मैंने तो पक्का मन बना लिया कि गांव में जाकर इस बार जितनी अपनी ज़मीन है, पूरे ज़मीन में फलों के पौधे लगाएंगे। उन पौधों की देखभाल में समय कहाँ से निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जब हम नहीं रहेंगे उर्मिला, तब बच्चे आएंगे गांव में और स्वादिष्ट मीठे मीठे फल खाएंगे और हमें याद करेंगे। खुशी की चमक से सूर्यकांत का चेहरा आलोकित हो उठा। आप तो दिन में बैठकर ही बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। वैसे बात सही की है आपने, गांव में जाकर हम दोनों के पास कोई काम तो होना चाहिए। पहले तो अपने बच्चों में मन रमा हुआ करता था, बच्चों से दूर रहकर कहीं ना कहीं मन तो लगाना पड़ेगा। और मन अगर देश की भलाई में लगे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पति की बातें सुनकर उर्मिला की उदासी थोड़ी दूर हो गई। उसने पति की ओर देखकर एक मुस्कान बिखेर दी। अरे वाह, आजकल तुम तो बड़ी समझदारी की बात करने लगी हो, देश के बारे में भी सोचने लगी हो, यह तो बड़ी अच्छी बात है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन शहर के बहुत देर तक नहीं लग सकता। गांव की बात करते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। उर्मिला की ओर देखकर सूर्यकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका पूरा जीवन ही गांव में बीता हो उसका मन शहर में कैसे लग सकता है। गांव मुझे बुला रहा है, माँ बाबूजी की यादें मुझे बुला रही है। उर्मिला ने भी पति की ओर देखकर एक मुस्कान बिखेर दी और पूरे वातावरण में जैसे खुशी की चमक फैल गई। गांव आकर घर में प्रवेश करते ही उर्मिला ने देखा घर की हालत बहुत खराब हो गई है। मकड़ी के जाले पड़े हुए हैं, पूरे घर में धूल ही धूल है। फिर क्या था, बिना आराम किए ही लग गई घर की सफाई करने में। ऐसा कभी हो सकता है उर्मिला जहाँ पर हो वह घर गंदा रहे, और वो भी उर्मिला का प्यारा घर जिसमें उसका दिल बसा हुआ है। गांव में आने की खुशी उर्मिला के शरीर में जैसे ऊर्जा भर दी, 2 गुने जोश के साथ लग गई अपने घर को फिर से एक बार सुंदर रूप देने के लिए। अरे थोड़ी देर चैन से बैठ लो, घर कहाँ भागा जा रहा है, अब तो यहीं पर रहना है, कर लेना सफाई आराम से। उर्मिला को अत्यधिक उत्साहित देखकर सूर्यकांत ने कहा, इतने गंदे घर में चैन से कैसे बैठूं, पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर नहा धोकर शांति से बैठूंगी। आप भी थोड़ा सा मदद कर दीजिए ना, 1 बाल्टी पानी भर दीजिए, मैं घर में पोछा लगा लेती हूँ। पूरे घर में धूल ही धूल है। घर की सफाई करके नहा धोकर रसोई घर में चली गई उर्मिला। ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पाएगी क्योंकि अभी तक घर ठीक से जमा नहीं है, केवल दाल चावल ही बना लिया जाए, सोचकर दाल चावल चढ़ा दिया। दोपहर का खाना खाकर उर्मिला थोड़ी देर बैठी थी कि गांव की सहेली माधुरी आ गई। आजा आजा माधुरी, बैठ जा, कैसी है, बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ तुझसे, खुशी से चहकते हुए उर्मिला ने कहा। मैं तो अच्छी हूँ, तू कैसी है, सुना कैसा रहा शहर में रहना। शहर का जीवन खुशी जताते हुए माधुरी ने पूछा। शुरू में तो अच्छा नहीं लग रहा था माधुरी, गांव की बहुत याद आ रही थी, तुम सबकी बहुत याद आती थी। गांव में जैसे एक दूसरे से मिलकर बातें कर लेते हैं, शहर में ऐसा नहीं हो पाता है, सब अपने अपने घरों में व्यस्त रहते हैं। जैसे अभी तू आ गई बिना पूछे। शहर में कहीं जाना है तो पहले देखना पड़ता है कि सामने वाले के पास समय है कि नहीं, फिर घर की घंटी बजाओ। यहाँ तो बिना घंटी बजाए तो घर के अंदर चली आई। ऐसा कहाँ होता है शहर में, मुझे वो बंधन पसंद नहीं आता। बाद में मेरी दोनों बेटियाँ आ गई थी मेरे पास, समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। सब लोग चले गए तो घर बहुत सूना सूना लग रहा था। हाँ, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाती हूँ, मैं नानी बन गई हूँ।
शीला का बेटा हुआ है, बहुत प्यारा है। अरे बधाई हो नानी जी, दूर से क्यों बधाई दूं, आ गले लग जा। हंसकर माधुरी उर्मिला के गले लग गई। अब देख, गांव में मेरा दिल इसलिए लगता है, कितना अपनापन है हम लोगों में। शहर में अपनापन जोड़ नहीं पाई, सब लोग थोड़ी दूरी बना कर रखते हैं। मैंने ऐसा महसूस किया, हो सकता है मुझसे ही कोई कमी हो, या फिर शहर की ज़िंदगी मुझे रास नहीं आई। अब तो मैं हमेशा के लिए गांव आ गई, अब मेरी अर्थी गांव से ही उठेगी। अरे शुभ शुभ बोल, इतनी जल्दी मरने की बात क्यों कर रही है? अभी तो तुझे बहुत लंबी ज़िंदगी जीना है, नानी बनी है, अभी दादी भी बनना है। नाती पोतों को पालकर अच्छी शिक्षा देकर बड़े करने हैं, उनकी शादी ब्याह करना है, बहुत सारे कर्तव्य अभी बाकी हैं। हंसते हुए माधुरी ने उर्मिला को छेड़ा। हाँ तू सच कह रही है, पर मैं सच कह रही हूँ, मैं अब शहर नहीं जाने वाली। अगर तेरी बहू ने बुला लिया तब तो जाना ही पड़ेगा। क्या बहू के डिलीवरी के समय भी नहीं जाएगी? ऐसा हो सकता है भला? मैं उर्मिला को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। मुस्कुराते हुए माधुरी ने कहा। तूने सच कहा माधुरी, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था। बड़ी चतुर है तू, तेरे संग बातें करके मन खुश हो जाता है। शाम होने को है, चल दोनों मिलकर रसोई घर में चलते हैं, चाय बनाते हैं, इनको भी चाय बनाकर देती हूँ। दोनों उठकर रसोई से घर की ओर चल दी। गांव की उर्मिला कुछ महीने शहर में रहकर पुनः लौट आई तो उसे गांव की जिंदगी भाने लगी। पुनः अपने घर गृहस्थी में रम गई उर्मिला। घर गृहस्थी भी क्या, केवल 2 ही लोग हैं, परंतु रोज शाम को गांव की कोई सहेली या पड़ोसन आकर बैठ जाती है और गांव भर की खबर देती है, तो उर्मिला का मन भी बदल जाता है उनके संग बातें करके। रमिया काकी की बेटी की शादी हुई कि नहीं, कुसुम मौसी की बहू को कोई बच्चा हुआ कि नहीं, निर्मल ताऊ की विधवा बेटी अभी तक घर बैठी है या उसकी शादी हो गई, आदि आदि खबरों से रोज उर्मिला अवगत होती और रस लेती बातों में। उर्मिला का पति सूर्यकांत भी सेवानिवृत्ति जिंदगी का आनंद ले रहा था। कभी किसी दोस्त के घर जाता, तो कभी किसी चाचा के घर, तो कभी किसी मौसा के घर, कभी पूजा मंडप में, जहाँ पर रोज शाम को पंचायत मंडली बैठा करती थी, वहीं जाकर बैठ जाता तो पूरे गांव घर की खबर लेकर आता और रस ले लेकर उर्मिला को बताता भी। अभी तक तो उर्मिला सासू माँ और ससुर जी तथा बच्चों के साथ घर गृहस्थी में रमी हुई थी, परंतु अब अपने पति के साथ जीवन का एक नया अनुभव मिल रहा है। जीवन का यह परिवर्तन उसे अच्छा लग रहा है। सूर्यकांत ने अपने ज़मीन पर फलों के पौधे भी लगाए। रोज उसकी देखभाल करने में दोनों का बहुत सारा वक्त निकल जाता है। खुशी भी बहुत मिलती है उस कार्य से दोनों को। सूर्यकांत को देखकर गांव के कुछ और लोग भी उनका अनुसरण करने लगे। धीरे धीरे सबकी खाली ज़मीन में हरियाली छाने लगी। अब गांव पहले से ज़्यादा हरा भरा तथा सुंदर दिखने लगा। लोग अपना जो समय बेकार की बातों में बिताते थे, वो समय अब अच्छे कार्य में लगाने लगे। धीरे धीरे दूसरे गांव में भी यह बात फैलने लगी और सूर्यकांत तो गांव गांव में विख्यात हो गया। गांव में आए हुए उर्मिला को भी कुछ ही महीने हुए हैं। जिंदगी की गाड़ी सुचारू रूप से चल ही रही थी कि एक दिन अचानक नीलेश का फ़ोन आया और उसने बताया कि मोनिका की तबीयत ठीक नहीं है। दोनों को अपना सामान समेटकर पुनः एक बार शहर जाना पड़ेगा। मोनिका की तबीयत खराब सुनकर उर्मिला चिंतित तो हुई, परंतु दोबारा शहर जाने के लिए उसका मन तैयार नहीं हो रहा है। शहर की ज़िंदगी उसे बंधन जैसी लगती है। जो खुलापन और आज़ादी गांव में है, वो शहर में कहाँ, परंतु मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। मन में चिंता का बोझ बढ़ा। वह उर्मिला के उदास चेहरे से स्पष्ट झलक उठा। न चाहते हुए भी उर्मिला गांव से पुनः एक बार बिछड़ने का दुख मन में लेकर सामान समेटने में लग गई। ऐसा नहीं कि बेटे के पास जाने की खुशी नहीं है, खुशी है, परंतु शहर की ज़िंदगी पसंद नहीं है। जब जब कर्तव्य की बारी आती है तो पसंद नापसंद का तो सवाल होता ही नहीं। सदैव उर्मिला अपने कर्तव्य को प्रधानता देती रही। आज भी वही किया उसने। मन की उदासी को अलविदा करने के लिए उसने एक दीर्घ श्वास छोड़ा और होठों पर मुस्कुराहट लाकर कर्तव्य निभाने के लिए स्वयं को तैयार करने लगी। शहर पहुंचते ही उर्मिला को यह समझने में देर नहीं लगी कि मोनिका गर्भवती है। बार बार उल्टियां करना, चक्कर आना, खाने के प्रति अरुचि, इस बात का पक्का सबूत है। बहुत कमज़ोर और बहुत दुबली हो गई मोनिका। देखकर उर्मिला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, परंतु यह अवस्था ऐसी होती है कि डॉक्टर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। समय के साथ यह सब ठीक हो जाएगा। उर्मिला का काम मोनिका की देखभाल करना। उससे जितना बन पड़ता है वह प्रयास करती रहती है। मोनिका को क्या खाना पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कब क्या खाना है, इस बात का पूरा ध्यान रखती है उर्मिला।
उर्मिला को तो अपना मन रमाने के लिए कुछ न कुछ कार्य चाहिए। मिल गए उसको मन रमाने वाले कार्य। अब मोनिका पहले से ज़्यादा स्वयं को स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करने लगी। क्यों नहीं करेगी भला। देखभाल करने के लिए उर्मिला जैसी सासू माँ आ गई हैं। इतनी प्यारी सासू माँ भला कितने लोगों के नसीब में लिखी रहती हैं। सचमुच मोनिका स्वयं को इन दिनों भाग्यशाली समझ रही थी। कुछ दिन छुट्टी लेकर घर में रहने के पश्चात मोनिका पुनः ऑफिस जाने लगी। न सुबह उठकर नाश्ता बनाना तथा टिफ़िन तैयार करने का झंझट, न शाम को आकर चाय बनाना एवं रात के खाने की व्यवस्था करने की समस्या। उर्मिला भला मोनिका को यह सब काम करने की अनुमति कैसे दे सकती है। एक तो दिन भर ऑफिस का कार्य करके थकान होती है, ऊपर से घर आकर भी कार्य संभाले। यह भला उर्मिला कैसे करने देगी। उर्मिला की देखरेख में मोनिका के स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन सुधार होता जा रहा है। आजकल मोनिका स्वस्थ एवं सुंदर लगती है। उसे देखकर उर्मिला के मन में आता है, हो न हो मोनिका बेटी को जन्म देने वाली है। यह बात कितनी प्रतिशत सही है यह तो पता नहीं है, परंतु गांव में ऐसी कहावत मशहूर है कि जब माँ स्वस्थ और दिखने में सुंदर लगे तो बेटी होती है, अन्यथा बेटा होता है। जो भी हो, उर्मिला को इस बात की चिंता नहीं है। उर्मिला तो इस बात से खुश है कि मोनिका का स्वास्थ्य इन दिनों बहुत अच्छा चल रहा है। वह बहुत खुश रहती है। जच्चे को बच्चा होने से पहले खुश रहना अति आवश्यक है, तभी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है माँ। मोनिका ने एक स्वस्थ सुंदर बेटी को जन्म दिया। सुनकर उर्मिला के पांव तो ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह तो जैसे खुशी के मारे हवा में उड़े जा रही थी और हवाओं संग ही अपनी खुशी बांट रही थी। अब वह दादी बन गई है। दादी बनने की खुशी भी नानी बनने की खुशी से कम नहीं है। असल में दोनों का एक दूसरे से तुलना करना ही बेकार है। कौन सी खुशी ज़्यादा है और कौन सी खुशी कम है यह कहना अत्यंत कठिन है। जब पहली बार उर्मिला ने एक बेटी को जन्म दिया था तब सासू माँ ने किस तरह रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था और कितना कोसा उर्मिला को। यह बातें याद आते ही उर्मिला की आंखें नम होने लगती हैं। उर्मिला यह बात अच्छे से समझती है कि बेटी होना या बेटा होना ईश्वर के हाथ में है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर क्यों किसी माँ को इस बात के लिए दोषी ठहराया जाए। उर्मिला भले ही गांव की कम पढ़ी लिखी है, परंतु वास्तविकता के कठोर धरातल पर चलते चलते समय ने जो ठोकर दिया उससे वह काफ़ी समझदार हो गई है। उर्मिला अपनी पोती और बहू को लेकर घर आ गई। घर आकर फिर उसकी दिनचर्या शुरू हो गई। पोती की देखभाल कैसे करनी है, मोनिका को कैसे खाना देना है, उसके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आदि आदि बातों का ध्यान रखते रखते समय कहाँ से पंख लगाकर उड़ जाता है उर्मिला को पता ही नहीं लगता। वह तो खुश है इस व्यस्तता भरी जिंदगी से, कुछ भी सोचने का समय ही नहीं मिलता। रात को थक कर चूर हो जाती है, तब जाकर बिस्तर पर पड़ जाती है, परंतु उसके कान सदैव खड़े ही रहते हैं। पोती रूही के रोने की आवाज़ जैसे ही आती है दौड़कर पूछने चली जाती है उसे क्या हुआ है। जब मोनिका से वह संभालती नहीं थी तो वह स्वयं लेकर उसे चुप कराती है। सासू माँ के इस तरह के व्यवहार से मोनिका के मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव और जाग उठा। अब तो उर्मिला और मोनिका के बीच में सास बहू का संबंध ही नहीं रहा। अब तो दोनों माँ बेटी और दोस्त बन गए हैं, एक दूसरे से कोई भी बात छुपाते नहीं हैं। एक बड़ी बात तब सामने आई जब 6 महीने के पश्चात मोनिका का ऑफिस जाने का समय आ गया। रूही को कौन संभाले, इस बात की चिंता मोनिका को ज़्यादा हो रही है। मोनिका को चिंतित देखकर उर्मिला ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा तुम इतनी चिंतित क्यों हो, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझ में अभी भी इतना दम तो है कि मैं अपनी पोती को अच्छी तरह संभाल सकती हूँ। घर में सारे कार्य करने के लिए नौकर तो हैं ही, तुम चाहो तो एक खाना बनाने वाली रख दो, मेरी देख रेख में खाना बना लिया करेगी, फिर मुझे रूही को संभालने में आसानी हो जाएगी। मम्मी आप पर मुझे पूरा भरोसा है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे तो आपकी चिंता है, आपकी उम्र हो गई है, इस उम्र में एक बच्चे को संभालना इतना आसान कार्य तो नहीं है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। मैं तो चाहती हूँ जैसे आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए हैं, ठीक वैसे ही आप अपनी पोती को भी अच्छे संस्कार दीजिए। आपसे अच्छी शिक्षिका और कहाँ मिल सकती है। आपने सही कहा, एक खाना बनाने वाली रख लेती हूँ जो आपकी देख रेख में खाना बना लिया करेगी, तो आप अपनी पोती पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएंगी, खुश होते हुए मोनिका ने कहा। उर्मिला की देख रेख में उसकी पोती रूही बड़ी होने लगी। अब वह उर्मिला की उंगली पकड़कर लड़खड़ा कर 1-2 कदम चलने लगी।
माँ बा दा शब्द उसके मुंह से निकलते तो खुशी के आंसू उर्मिला की आंखों में झिलमिलाने लगते। जिंदगी का यह अनोखा और सुहाना सफर उर्मिला को इतना पसंद आ रहा था कि मन प्रसन्नता के सागर में डूबकर शांति के सुंदर सुंदर मोतियां तलाश कर रहा था। अपनी दादी से रूही इतनी घुल मिल गई कि जरा सा आंख से ओझल होते ही बस दादी दादी रोना शुरू। मम्मी जब ऑफिस जाती हैं तो हाथ हिला हिलाकर मम्मी को बाय बाय कहकर विदा करती है। पूरा दिन दादी को इतना व्यस्त रखती है कि उसको छोड़कर नहाने जाना भी मुश्किल हो जाता है उर्मिला के लिए। जब उर्मिला बाथरूम जाती है तो खाना बनाने वाली संगीता थोड़ी देर किसी तरह उसे संभाल लेती है। इतनी व्यस्त तो शायद उर्मिला अपने बच्चों को लेकर भी कभी हुई ही नहीं थी। अपने बच्चों का भी इतना ख्याल नहीं रखा उसने कभी। इसलिए कहते हैं ना कि मूलधन से ज़्यादा ब्याज का महत्व होता है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था कि एक दिन अचानक उर्मिला के पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा। उर्मिला ने सोचा भागते दौड़ते रहने के कारण शायद हुआ होगा। उसने किसी को बताया नहीं, बात उस तक ही सीमित रह गई। यहाँ तक कि अपने पति सूर्यकांत को भी नहीं बताया। एक दिन इस तरह चलता रहा, पर एक रात अचानक सोते सोते असहनीय पीड़ा होने लगी। वह चिल्लाकर उठ बैठी, किसी भी तरह थीर नहीं धर पा रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सूर्यकांत नींद से जाग उठा। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने जाकर अपने बेटे नीलेश को जगाया। नीलेश के साथ साथ मोनिका भी जाग गई। दोनों ने आकर देखा उर्मिला दर्द से कराह रही थी और छटपटा रही थी। नीलेश को कुछ समझ नहीं आया तो उसने तुरंत माँ को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। उर्मिला को लेकर नीलेश और सूर्यकांत दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के चेकअप करने के पश्चात जो बात सामने आई सुनकर दोनों घबरा गए। बच्चादानी में ट्यूमर हो गया है, डॉक्टर ने धीरे से कहा। घबराकर नीलेश ने पूछा, इसका क्या इलाज है डॉक्टर साहब? ट्यूमर इस स्टेज पर है कि बच्चेदानी निकालना पड़ेगा। उसके लिए ऑपरेशन करना अति आवश्यक है। जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करवा लीजिए। मरीज की ज़िंदगी को खतरा कम होगा और दर्द से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ऑपरेशन की बात सुनकर नीलेश ने घबरा कर पूछा, अब मेडिसिन से ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है डॉक्टर साहब? होता तो मैं अवश्य बताता। इस स्टेज पर तो बेहतर उपाय यही है जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन हो जाए। बड़ी शांति से डॉक्टर ने अपनी बात रखी। उर्मिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टर से ऑपरेशन की तारीख भी पक्की कर दी। इधर रूही का दादी के बिना रो रो कर बुरा हाल हुआ। जब से नींद से उठी है उसने बस एक ही बात की जिद पकड़ी हुई है, दादी दादी। कहाँ दादी जाऊंगी, दादी ले चलो। हार कर मोनिका और नीलेश को आखिर रूही को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल में दादी को देखते ही मुखड़े पर उज्जवल हंसी बिखर गई और जोर से बोल पड़ी, दादी दादी मैं आ गई, मुझे खेलना है आपके साथ। झट से जाकर दादी की गोद में बैठ गई। अपनी प्यारी पोती को गोद में बैठाकर उर्मिला भी भावुक हो उठी। जूही के माथे पर एक चुम्बन अंकित करते हुए रो पड़ी। अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए उर्मिला ने कहा, दादी कुछ दिन अस्पताल में रहेंगी, तुम रोना नहीं, मैं ठीक होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अपनी माँ को परेशान नहीं करना मेरी प्यारी अच्छी जूही। और उसे गले से लगा लिया। सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो गया। सबने शांति की सांस ली। सबके मुखड़े पर इतने दिनों के बाद हंसी की उजली किरणें दिखाई दी। मोनिका ने 15 दिन की छुट्टी ले ली अपनी सासू माँ की देखभाल करने के लिए। घर संभालना, घर में जूही को संभालना, अस्पताल में सासू माँ की देखभाल करना, सारे कार्य मोनिका और नीलेश ने मिलकर बखूबी संभाल लिया। दोनों का साथ सूर्यकांत ने भी दिया। ऑपरेशन की बात सुनकर नीला और शीला भी आ गईं। इन दोनों के आ जाने से मोनिका को काफ़ी राहत महसूस हुई। दोनों ने अस्पताल में अपनी मां की देखभाल का कार्य संभाल लिया और मोनिका ने घर गृहस्थी का कार्य संभाल लिया। पूरे परिवार को बहुत समय के पश्चात एक साथ देखकर उर्मिला को भी बहुत सुकून महसूस हुआ। भाभी और नंदों के बीच इतना सुंदर तालमेल देखकर भी उर्मिला की आंखों को बड़ी राहत महसूस हुई। एक हफ्ते के पश्चात नीला और शीला अपने अपने घर चली गईं। धीरे धीरे उर्मिला के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। मोनिका ने भी सासू माँ की सेवा में कहीं कोई कमी नहीं रखी। नीलेश तथा सूर्यकांत ने भी हर संभव उर्मिला का ध्यान रखा। जीवन में पहली बार सब लोगों से इतनी सेवा पाकर उर्मिला की आंखें न भीगे, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। जीवन भर सबकी सेवा करती रही उर्मिला, परंतु सेवा पाने में सही मायने में कैसा सुख होता है, इसका एहसास उसे बीमार पड़ने के बाद ही हुआ। सबसे इतना स्नेह पाकर ईश्वर को बार बार धन्यवाद देती रही। हे ईश्वर, तुमने मेरा भाग्य बहुत फुर्सत में गढ़ा है। सब लोगों ने मुझ पर इतना स्नेह लुटाया, मेरा इतना ध्यान रखा। सचमुच मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ।
ऐसी ही कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखना प्रभु, तुम्हें सत सत नमन। नहीं नहीं मम्मी जी, आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, कोई कार्य करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जाइए आप आराम करिए, मैं संभाल लूँगी सब कुछ। उर्मिला उठकर धीरे धीरे कुछ करने के लिए रसोई घर की ओर जा रही थी, तभी मोनिका ने उसे बड़े प्यार से टोक दिया। बैठे बैठे समय काटे नहीं कटता, इसलिए सोच रही थी तुम्हारा थोड़ा बहुत हाथ बता दूं, उर्मिला ने झिझकते हुए कहा। काम कहाँ भागे जा रहा है मम्मी जी, आप ठीक हो जाइए पहले, अभी बहुत कमज़ोरी है आपके शरीर में। आप ही का घर है, काम भी आप ही को संभालना है और आपकी पोती को भी संभालना है। वैसे भी आपके लाड प्यार में जूही बहुत जिद्दी हो गई है, मेरी बातें बिल्कुल नहीं सुनती। कुछ भी कहो तो बस एक ही रट लगाती है, नहीं मैं दादी के पास जाऊंगी, सब दादी करेंगी, दादी खिलाएंगी, दादी नहलाएंगी, जितने सारे बहाने हैं। उसे अब केवल आप ही संभाल सकती हैं। कुछ दिनों के पश्चात तो मुझे ऑफिस जाना है, तब रहना आप दोनों दादी पोती, खूब मस्ती करना दोनों मिलकर। इसके पहले आपको पूरी तरह ठीक होना पड़ेगा, तभी आप अपनी नखरीली पोती को संभाल सकती हैं। मुस्कुराते हुए मोनिका ने सासू माँ से कहा। मोनिका की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर उर्मिला की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू लेकर भर्राई हुई आवाज़ से उसने कहा, लोग कहते हैं पराई लड़की कभी अपनी नहीं हो सकती, जाने क्यों लोग ऐसा सोचते हैं। मैं तो सामने देख रही हूँ साक्षात, पराई लड़की ने तो अपनी लड़की से भी ज़्यादा ध्यान रखा मेरा। जो लड़की इतना प्यार लुटा सकती है वह पराई कैसे हो सकती है। सचमुच मोनिका, अगर तुम मेरी देखभाल नहीं करती तो मैं इस बार जिंदा नहीं बचती। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, भगवान हर जन्म में मुझे तुम्हें बहू के रूप में दे और मैं तुम्हें बेटी बनाकर अपने गले लगा लूँ। सासू माँ के मुख से पहली बार अपना नाम सुनकर और उनकी बातें सुनकर मोनिका की आंखें भी भीगने लगी। वह सासू माँ के पास आकर बैठ गई और उनके गले में हाथ डालकर आंखों में आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मी जी, आपने भी तो मेरा इतना ध्यान रखा था जब मैं गर्भवती थी। मेरी माँ के न होने की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। शायद मेरी माँ भी इतना ध्यान नहीं रखती जितना आपने रखा। मुझे एक पल के लिए अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। जो सासू माँ इतनी अच्छी हैं उनके लिए मैं जीवन भी लुटा सकती हूँ। प्यार तो छोटी सी बात है। मोनिका की प्यार भरी बातें सुनकर उर्मिला की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भावुक होकर उसने मोनिका के माथे पर एक स्नेह चिन्ह अंकित कर दिया और कहा, अगर मैं माँ की जैसी हूँ तो आज से मुझे मम्मी जी मत कहना, केवल माँ कहकर पुकारना। तुम्हारे मुँह से माँ शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। सासू माँ की प्यार भरी बातें सुनकर मोनिका के आंसू भी धैर्य का बात तोड़कर कपोलों पर बहने लगे। अश्रुसिक्त आंखें लेकर माँ कहकर वह सासू माँ के गले लग गई। पूरे वातावरण में स्नेह की किरणें फैलकर वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया और चारों ओर स्नेह की सुगंध बिखर गई। आज उर्मिला को सही मायने में अपने जीवन को एक नए रूप में देखने का अवसर प्राप्त हुआ। जीवन की एक नई परिभाषा मिल गई। उर्मिला स्वस्थ हो गई पूरी तरह। फिर से शुरू हो गई उसकी दिनचर्या। सुबह उठकर मोनिका का हाथ बटाना। नीलेश और उर्मिला रसोई घर को संभाल लेते हैं और मोनिका सुबह उठकर रूही को तैयार करती है स्कूल जाने के लिए। कई बार मोनिका मना करती है, मम्मी आप रहने दीजिए, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे सब कुछ, आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। परंतु उर्मिला कहाँ मानने वाली। उसे तो बैठे बैठे ही बोरियत सी महसूस होने लगती है। काम में लगी रहती है तो मन चंगा। जैसे बचपन से आदत पड़ी है उसे बुढ़ापे में बदली तो नहीं जा सकती। काम में व्यस्त रहती है तो उसका मन खुश रहता है। रूही अब बड़ी होने लगी है, उसे खेलने के लिए घर में कोई साथी चाहिए। कई बार अपनी दादी से कह चुकी है, दादी मेरी सहेली रुचि का भाई भी है, वह अपने भाई के साथ खेलती है। कई बार आकर मुझे बताती है, मेरा कोई भाई क्यों नहीं है, मम्मी से कहिए ना अस्पताल से मेरे लिए एक भाई लेकर आए। अकेले खेलने में मेरा मन नहीं लगता। उर्मिला उसे क्या जवाब दे, समझ में नहीं आता। रूही को चुप कराने के लिए बस इतना कहती है, एक दिन तुम अपनी माँ से कह दो ना तुम्हारे लिए कोई भाई लेकर आए। मेरी बात नहीं सुनती तुम्हारी माँ। सचमुच एक दिन रूही ने अपनी माँ से पूछ ही लिया, मम्मी मेरी सहेली रुचि का एक भाई है, वह अपने भाई के साथ खेलती है, मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है। मेरा कोई भाई क्यों नहीं है, आप अस्पताल से मेरे लिए एक भाई लेकर आओ ना, दोनों मिलकर खूब खेलेंगे, खूब मज़ा आएगा। रूही की मासूम सवालों का क्या जवाब दे मोनिका, कुछ समझ में नहीं आया तो इतना ही कहा, ले आएंगे बेटा, जब समय होगा तो ले आएंगे, अभी तुम अपनी दादी के साथ खेलो। दादी कितने अच्छे से खेलती तो हैं तुम्हारे साथ। मेरा अच्छा बेटा, जिद नहीं करते। अभी तुम सो जाओ बेटा, कल सुबह फिर उठना है स्कूल के लिए, मेरा राजा बेटा।
रूही के सवालों से परेशान होकर एक दिन उर्मिला ने हिम्मत कर ही डाली। मोनिका बेटा, तुमसे एक बात करनी है, बुरा मत मानना। रूही आजकल मुझसे बहुत सवाल करने लगी है। वैसे उसका सवाल गलत भी क्या है? हमेशा कहती है दादी मेरा कोई भाई क्यों नहीं है। मम्मी से कहो ना मेरे लिए अस्पताल से एक भाई लेकर आए। मैं क्या जवाब दूँ, उसे समझ में नहीं आता। क्यों नहीं दूसरे बच्चे के लिए सोच लेते हो तुम दोनों? माँ, हमने भी कई बार सोचा है परंतु हिम्मत नहीं होती। आप ही बताइए, दूसरा बच्चा आ गया तो उसे कौन संभालेगा? आपकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती और फिर आपकी उम्र भी बहुत हो गई है। दूसरे बच्चे को संभालने का सोचकर तो मुझे डर लगता है। रूही को संभालने में ही कितनी परेशानी उठानी पड़ी। मोनिका के चेहरे पर परेशानी की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मैं और तुम्हारे पिताजी मिलकर संभाल लेंगे, तुम इतनी चिंता करती क्यों हो? घर में सारे कार्य करने के लिए नौकर है, कुक है, मुस्कुराते हुए समझाया उर्मिला ने। नहीं माँ, पापा की तबीयत ठीक कहाँ है? उनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है। वे तो अपनी तबीयत को लेकर ही परेशान हैं। उनको अलग से परेशान करना उचित नहीं है। घर में नौकर है तो क्या हुआ? एक बच्चे को संभालना तो बड़ा कठिन काम है। कई काम संभल जाते हैं लेकिन बच्चा संभालना बहुत मुश्किल है। आप चिंता मत करिए, रूही को मैं समझा दूंगी, मोनिका ने समझाते हुए कहा। ठीक है बेटा, जैसा तुम लोग अच्छा समझो। मेरे मन में एक बात थी सो मैंने कह दिया, इसका बुरा मत मानना। कैसी बातें करती हो आप? माँ की बात बेटी भला बुरा क्यों मानेगी? आप मन में कुछ मत रखिए, मैंने बुरा नहीं माना। अच्छा किया आपने मन की बातें मुझसे की। मन की बातें मुझसे नहीं करेंगी तो किससे करेंगी? मुस्कुराकर मोनिका ने कहा। समय का चक्र चल रहा था, उर्मिला का समय भी अच्छा ही चल रहा था, परंतु एक रात अचानक पति सूर्यकांत की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। रात को ही आनन फानन में अस्पताल लेकर जाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से अस्पताल तक पहुँचे ही थे कि तबीयत और बिगड़ने लगी। जल्दी से डॉक्टरों ने आईसीयू में भर्ती कराया, परंतु समय जब खराब होता है तो किसी से कहकर नहीं आता। उर्मिला का वक्त भी खराब आ गया था। पति सूर्यकांत चल बसे, डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। उर्मिला का बड़ा मन था थोड़ा सा समय निकाल कर दोनों मिलकर गांव जाएंगे, कुछ दिन गांव में रहेंगे, घर की देखभाल करेंगे, पर नसीब ने साथ नहीं दिया। मन की इच्छा मन में ही रह गई। एक बार उर्मिला ने बेटे बहू से कहा भी था कि कुछ दिनों के लिए गाँव चली जाती हूँ, तुम लोग छुट्टी लेकर रूही की देखभाल करो, परंतु दोनों ने मना कर दिया। नहीं माँ, आपको अकेले गांव नहीं जाने देंगे, चलना है तो सब मिलकर चलेंगे। रूही के स्कूल की छुट्टी हो जाने दो, फिर हम सब मिलकर 2-4 दिन के लिए गांव होकर आएंगे। आपके मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बेटा बहू की बातें सुनकर उर्मिला चुप हो गई। ठीक ही तो कहा है दोनों ने। अभी मेरी तबीयत भी पहले जैसी नहीं रही और उम्र भी ज़्यादा हो गई। ऐसे में अकेले जाकर गाँव में रहना भी ठीक नहीं है। बच्चे मेरे बारे में बहुत सोचते हैं, उनके विरुद्ध जाकर कोई काम करना उचित नहीं होगा, मन ही मन सोचा उर्मिला ने। समय बड़ा से बड़ा भाव भर देता है। उर्मिला का घाव भी भर दिया। धीरे धीरे वह पहले जैसी हो गई, पर जीवन में एक कमी सी महसूस होती है, पति की कमी। अब घर में अकेली रहती है तो अतीत की उन पगडंडियों में मन बिछड़ने लगता है जहाँ से जिंदगी का सबसे कठिन रास्ता चलना शुरू हुआ था। पहले पति थे तो सुख दुख बांट लिया करते थे, पर अब मन ही मन सोच कर ही रह जाती है। जितना संभव होता है बच्चों से बांट लेती है, बाकी मन की बात मन में रह जाती है। पर उसने मन को समझा लिया, अब जब तक जीवन है यह कमी तो रहेगी, इसी के साथ जीवन का रास्ता भी चलना पड़ेगा, हंसना मुस्कुराना भी पड़ेगा। बच्चों को खुश रखने के लिए स्वयं को भी खुश रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए। इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। मेरी ज़िंदगी में ईश्वर ने सब कुछ तो दिया है, फिर पीछे मुड़ मुड़ कर देखने का, मन में उदासी भर लेने का कोई अर्थ नहीं है। एक दिन सबको इस दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है, मुझे भी एक दिन जाना ही होगा, परंतु जब तक जीऊँ क्यों ना बच्चों के साथ खुश रहकर ज़िंदगी गुजार दूँ। मुझे खुश देखेंगे तो बच्चे भी खुश रहेंगे। मैं एक माँ हूँ, बच्चों की खुशी के लिए तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगी जिससे बच्चों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आए। ईश्वर ने मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है रूही के रूप में। रूही है न, जीवन के खालीपन को दूर करने के लिए और खुशियाँ भरने के लिए। सारी बातें सोचकर उर्मिला के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई और जीने की ऊर्जा मिल गई। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।